तो मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई कि मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बोल्ड सीन्स करने हैं। कौन मना करेगा? कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। उसमें निपल्स विजिबल थे। पहले वैसा शूट कर लिया था पूरा। आ रहे हैं मेरे ऐसे सीधे सामने, इतना करीब आते तो हमने पता तो चलता है, हम सामने देखते। जैसे मैंने ऐसे देखा ना, उन्होंने मेरे को यहाँ किस किया, क्योंकि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी के हस्बैंड थे तो वो तो रॉन्ग कर ही नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगा तो मैंने भी कर लिया। उनका रिटायरमेंट होने वाला था, 50 ईयर्स से ऊपर था। तो उन्होंने अंदर हाथ डाला और मुझे बोला कि ये तुम्हारा साइज़ बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। और ये सीन्स करने में ना इतनी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे बॉडी में ग्रीन और अलग अलग ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं। हाँ, ये भी है, मेल को ना पैंटी पहनाई जाती है। वो अलग ऐसी पैंटी होती है कि ऐसा लगे कि ओ माय गॉड समथिंग इज देयर। लड़की के साथ ना लड़की ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तुम रियल सेक्स करोगे तो तुम बहुत कंफर्टेबल हो। तो डायरेक्टर ऐसे ले रहे थे मेरा ऑडिशन, तो मैंने वो टेक में ही डायरेक्टर का हाथ मेरे यहाँ पे लगा था। एंड उसको भी समझ आ गया कि मेरे साथ मौजूद है एडल्ट फिल्म स्टार नेहल वलोदिया, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ एक कार्ड से बदल गई। अब ये पूरी कहानी वो बताएंगी और इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताएंगी और अपनी पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो नेहल, मच। इस इंडस्ट्री में आने का क्या कारण था? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। मतलब जर्नी की अगर आप स्टार्ट से बताएं तो कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, कहाँ से? हाँ, पहले तो मैं जामनगर से हूँ, सौराष्ट्र गुजरात। और मेरा पालन पोषण, मेरी पढ़ाई सब वहीं से हुआ है, गुजराती मीडियम में। मेरे पापा की 3 लड़कियां हैं, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। पापा ड्राइवर है, मम्मा हाउसवाइफ है, और दूसरी दोनों बहनें हैं वो पढ़ते हैं। एक मेरे साथ ही अभी आ गई है मुंबई में। तो शुरुआत ऐसी हुई मेरी। मैं 15 साल की थी तब मेरे डैडी ने मुझे कह दिया था कि 10वीं तक तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और उतने तक मैं कर सकता हूँ, क्योंकि पापा की कंडीशन नहीं थी। और मैं मतलब तभी हमारी कंडीशन बहुत ही बुरी थी कि खाना पीना खा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं तक पढ़ा सकते हैं। उसके बाद पापा का कैपेसिटी नहीं था। तो और 2 और बेटी आ गई थी। तो पापा ने बोला कि दरवाजे खुले हैं, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, तुम्हें कभी कोई रोकेगा नहीं, और कभी भी कोई कुछ भी बोले तो मैं हूँ। तो उन्होंने फ्रीडम दिया, वो सबसे बड़ी बात थी। वो गांव से है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट उनकी सोच बड़ी है। उनका ऐसा नहीं कि एक उम्र में इनकी शादी करवा दो और समथिंग लाइक दैट, नहीं। उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया और बोला कि जॉब करो और पैसे कमाओ और पढ़ो। तो मैं 15 साल की थी तब मैंने फर्स्ट जॉब साड़ी की शोरूम में किया। और वो जॉब 8 महीना चली। तो जब पहली बार पैसे आए, दैट वाज 2200। तो उसमें से 200 रुपये मैं रख देती थी, 2000 रुपये मम्मी पापा को दे देती थी। मेरा ऐसे 200 रुपये में एकदम खुश। 200 रुपये में मेरी ज़िंदगी ऐसी कि संडे में 2 टाइम पानी पूरी खाने जा रही हूँ, साइकिल से मस्त जा रही हूँ। आई वॉज सो हैप्पी। बट फिर क्या हुआ, साड़ी का शोरूम बंद होने वाला था। और मतलब मैं 11 में आ गई, 12th में आ गई, और खर्चे भी बढ़ गए। तो उतने पैसे से इतना कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि 11-12 की ज़्यादा थे। मेरा बीकॉम था। मैंने बोला कि मुझे एविएशन में जाना है। और मम्मी को था थोड़ा सा, जब भी फ़्लाइट आती थी कि देखो देखो फ़्लाइट आई, बाहर देखो, ऐसे छोटे थे तब से। तो वो मेरी मेमोरीज थी। तो मुझे एक वो हिंट मिला था तब से ही, बचपन से, कि मुझे एविएशन में जाना है। फिर मैंने एविएशन का देखा कि कहाँ कैसे है, तो कोर्स करना पड़ेगा। फिर उसकी बहुत बड़ी फ़ीस होती है, फ्रैंक फाइन ऐसे कोर्सेज थे, स्पाइस जेट, तो उसकी 1.5-2 लाख रुपए फ़ीस। तो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं पढ़ भी ऐसे रही थी कमा के। तो फिर क्या हुआ, एक जहाँ पे मेरी जॉब थी, उन्होंने बोला कि तुम्हें ऐसे कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे तो इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मुझे उन्होंने 1.5 लाख ऐसे कुछ बोला है, मुझे इंटरव्यू से मिल जाएगा। तो उसने बोला तुम्हारा रिज्यूम दे दो। तो मैंने रिज्यूम दे दिया। तब तक मैं कॉलेज में आ गई थी। अब कहानी मेरी एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है। बचपन में मैंने आगे भी एक जगह पे बताया कि कुछ हुआ था मेरे साथ, बट वो बहुत बचपन की बात थी। तो तब भी कुछ हुआ था मतलब मेरे भाई बहन ने मेरे साथ कुछ रॉन्ग किया था, जो नहीं करना, गलत जगह पे टच किया था। क्या वो आपके खास भाई बहन थे?
कजिन थे, बट वो मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहती अच्छा, हूँ और हाँ, नहीं ठीक है, बता सकती हूँ ओके। क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो आई थिंक कि मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। छोटे थे, बचपन में उन्होंने कर लिया, तो उन्होंने सिर्फ रॉन्ग टच किया था, तो मम्मी पापा को बताया, तो मम्मी पापा को तभी मेरे पे ट्रस्ट नहीं था। बट फिर जब भी मैं बड़ी हुई तब मुझे लगा कि इट वॉज़ रॉन्ग, बट तभी तो ठीक है भूल गए। बट जब भी मैं कॉलेज में गई, जो मैंने बोला कि मेरी कहानी वहाँ से शुरू होती है, तो मैं कॉलेज में योगा करती थी। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं योगा सनाज में थी। तो मैंने योगा को 7 साल दिए थे, फ्रॉम 7 टू कॉलेज। तो कॉलेज में मैं पहुंची तो स्पोर्ट्स में मैं बहुत ही सही, योगा ये सब ये सब जगह पे जिला कक्षा लेवल पे हम लोग जाते थे कंपटीशन में। तो वो स्पोर्ट्स वाले सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा योगा तो सब सही है, स्विमिंग अभी तुम्हारा शुरू करेंगे और साइकिलिंग करवाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला साइकिलिंग के लिए तुम्हें संडे आना होगा, स्ट्रेचिंग और ये सब करवाएंगे, तो कॉलेज में कोई नहीं रहेगा तो वो ईजी होता है कि तुम ज़्यादा टाइम यहाँ पे आ सकती हो। मैंने बोला ठीक है। मैं गई कॉलेज, तो सर नॉर्मली स्ट्रेचिंग करवा रहे मुझे। सर ने मेरा हाथ पाँव स्ट्रेच किया, फिर मेरा हाथ स्ट्रेच किया, तो ऐसे हाथ किया, फिर मैंने टी शर्ट, फुल कवर्ड टी शर्ट पहना था, तो सर ने, वो स्पोर्ट्स सर थे, वो अड्डी उम्र के, मतलब समझ लीजिए उनका रिटायरमेंट होने वाला था, 50 ईयर्स से ऊपर था। तो उन्होंने अंदर हाथ डाला और मुझे बोला कि ये तुम्हारा साइज़ बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे पता चला कि इट्स रॉन्ग। अब मैं, मतलब तब तक मैं कॉलेज में आ चुकी थी, मेरा पीरियड्स भी स्टार्ट हो चुका था, और मुझे लड़का लड़की के बीच में क्या फ़र्क होता है वो पता चल गया था। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया तो अब तो कुछ हो सकता है शायद इसके बाद। तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि सर मुझे जाना है, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, मुझे ना जाना है, घर पे जाना पड़ेगा, मैं मेरी मम्मी को नहीं बता के आई हूँ कि मैं कितने, ऐसे बोल के मैंने फ़ोन ले लिया। और मैं एक तो स्मार्ट, मुझे पता है मुझे अपने आंसू नहीं दिखाने हैं उसको, तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फ़ोन पे ऐसे मम्मी को झूठ मूठ का बोल रही हूँ, हाँ मम्मी मैं आ रही हूँ, बस अभी सर ने बोल दिया है जाओ, मैं आ रही हूँ। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और लॉबी के बाहर गई, कॉलेज का मेन जो एंट्री गेट होता है वहाँ से बाहर गई और साइकिल के पास पहुँची, एंड मैंने सांस ली, एंड आई फेल्ट कि ओके अब मुझे, आई एम ओके। बट तब तक वो मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ का। बचपन में जो हुआ था वो इतना याद नहीं, लेकिन ये वाला तो समझ में आ गया ना कि इट्स रॉन्ग। ये आपकी क्या एज थी आपकी? कॉलेज में 17.5। 17.5, ओके। तो फिर मैं साइकिल चलाते चलाते घर जा रही हूँ और मैं रो रही हूँ, पूरा ऐसे अंदर वाला, मेरा रोना हमेशा अंदर वाला ही होता है, सबको पता है बाहर की मैं रो रही हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। साइकिल चला रही हूँ, मुझे कुछ दिमाग में नहीं। घर गई, मम्मी को हक किया, मम्मी को हक कर रो रही हूँ। पापा, छोटा सा रूम था हमारा, पापा ऐसे दाढ़ी कर रहे थे, शेविंग कर रहे थे पीछे मिरर में देख के, और मम्मी ऐसी थी, मैं उनको हक करके रो रही हूँ। मम्मी बोल रही क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, एकदम गरम हो गई। मम्मी को लग रहा है इससे बुखार आ गया, समथिंग, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ गिर गई। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। मम्मी ने फिर बहुत ही ऐसे, पापा ने पूछा क्या हुआ, मैंने फिर सर के बारे में बताया कि सर ने मुझे यहाँ छुआ और ऐसा बोला, और मम्मी भी रोने लगी। मम्मी ने पीछे मुड़ के पापा के सामने देखा, पापा मुड़े और पापा ने बोला कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने पुलिस स्टेशन जाना भी? नो, हम अगर आवाज़ उठाते तो हमारा कौन सुनता, सबसे पहली बात। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया, तो मैंने वापस मम्मी को हक किया और तब मैंने डिसाइड कर लिया कि ना मुझे लाइफ में पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा, उतने पैसे कमाने कि मैं आवाज़ उठा पाऊँ। कोई जब भी मैं बोलूँ किसी को कि मेरे साथ कुछ हुआ है, कोई मुझे कुछ कर रहा है, तो कोई मेरी बातों पे ऐसे नहीं कि ट्रस्ट ना करे, वो माने मेरी बात। और मेरे पास उतने पैसे आ गए होंगे तब अगर कोई मेरी बात माने ना माने, मैं खुद पुलिस के पास जाके बोल सकती हूँ ना, वैसा। तो मुझे इसलिए पैसे कमाने थे, इसलिए घर से बाहर निकल, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ओके, मैं अब आई एम नॉट सेफ, आई नो। और मतलब मेरे मम्मी पापा, आई नो, वो उन्होंने बोला कि वो गरीब है और हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी भी मजबूरी है, और मैं किसी का भी दोष या कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस मुझे उन पे भी दया आ रही थी कि हमारी कंडीशन ऐसी है, मुझे उनको भी ऐसे नहीं देखना है, मुझे हमारी पूरी फैमिली को आगे करना है।
तो बस उसी सोच से मैं बाहर निकल गई। लाइक लकीली तब मेरा पापा ने बोल दिया कि अभी स्पोर्ट्स तो जाना बंद, अभी कॉलेज में किसी लड़की के साथ ही जाना, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद हो गई। और मेरा तो फिर मतलब 3 दिन तक बुखार आ गया था, तो मैं तो ऐसे ही नहीं गई। फिर कॉलेज जाती थी, 1-1.5 महीने तक गई, और लकीली मुझे अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कॉल आ गया, जो मेरे फ्रेंड ने इंटरव्यू के लिए मेरा रिज्यूम दिया था। किसी ने बोला, हेलो इज दिस नेहल वारोलिया? आई सेड यस। उसने बोला, मैं शिवम बोल रहा हूँ, यू आर सिलेक्टेड आपको नाम भी फॉर याद है? ग्राउंड। हाँ, शिवम। वो अभी भी उसका नंबर भी सेव है। तो उसने मुझे बोला कि यू गॉट सिलेक्टेड, आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा इफ़ यू गॉट सेलेक्ट ऑन इंटरव्यू एज वेल। तो आपके ये कपड़े पहन के आने। तब मेरे पास मिनी स्कर्ट ये सब कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कैसे कैसे तो अरेंज किया, मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया और मैं पास हो गई। 29 लोगों में से हम 9 लोग सिलेक्ट हुए, और मैं कतार एयरवेज के लिए फिर ज्वाइन हो गई। फिर उसके बाद की स्टोरी, फिर मैं जॉब कर रही हूँ, सब कुछ मस्त स्टार्ट हो गया। 3 महीने बाद मेरी मम्मी का कॉल आता है, और मेरी मम्मी खुश होकर मुझे कॉल पे बोलती है कि वो वाला जो सर था ना, जो जिसने तुझे छेड़ा था, वो पुलिस की गिरफ्तारी में है, अभी कैद में है। मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला, जब भी मैंने बोला हम लोग स्पोर्ट्स में जाते थे, जिला लेवल, बाहर सिटीज़ में जाते थे, तो वहाँ पे ना एक लड़की वो सर के साथ रहती थी, और हमको क्या पता कि वो क्यों सर के साथ ही रहती है। तो वो लड़की ने सर पे केस किया था, वो लड़की को कुंवारी माँ बना दी थी, और 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, और वो लड़की ने केस किया, और वो जेल में था, और उसको पूरा सज़ा वज़ा मिला, उसका गवर्नमेंट जॉब सब कुछ चला गया। एंड मुझे सांस में सांस आ गई कि चलो मैंने नहीं उठाया, और मम्मी भी खुश, मैं भी खुश। जब भी मेरी ये जॉब लग गई थी, तो उस जॉब पे मैं SHO कर रही थी उस दिन। SHO सिक्योरिटी होल्ड एरिया, इमिग्रेशन के पास होता है। तो वहाँ से एक पैसेंजर जा रहा था, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और बोले कि मैं डायरेक्टर हूँ और मैं मुंबई में रहता हूँ, और उन्होंने अपना कुछ तो काम वाम बताया होगा, बट मुझे तो जब ये डायरेक्टर बोले तो समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे। फिर बोला कि तुम्हें मुंबई में काम मिल सकता है, तुम एक्टिंग कर सकती हो, एक्टिंग में तुम्हें फिल्मों में काम मिलेगा। मैंने बोला ओ माय गॉड, मतलब एक्टिंग ये भी ऐसी फील्ड होती है जहाँ तुम जैसे मैं जॉब करती हूँ वैसे कोई कार्ड मुझे देके जॉब करते वैसे काम कर सकते हैं। तब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, और आई वॉज शॉक्ड। मैंने कार्ड तो ले लिया, हाँ ठीक है थैंक यू ऐसे करके, फिर वो कार्ड रख दिया। वो जिस कोर्ट में कार्ड था वो कार्ड उसी कोर्ट में अभी भी। मतलब कभी कॉल नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। हेलो सर मैं ये बोल रही हूँ। नहीं, क्योंकि वैसे मैं स्मार्ट थी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एयरपोर्ट में जॉब कर रही थी, और तब तक उतनी बड़ी हो गई थी, 18 साल हो गया था। तो मैंने खुद ही सर्च किया घर जाके इंटरनेट पे, और कि क्या है एक्टिंग फील्ड के बारे में जाना। तब पता चला कि ओके ये भी एक जॉब कर सकते हैं, यहाँ से भी पैसे इनकम ये सब मिल सकता है। ये हीरोइन सिर्फ, मतलब मुझे लगा हीरोइन ही होते ही होंगे, मतलब ये जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन है, वैसे वो हीरोइन ह्यूमन है, ऐसा मुझे पैदा होते हैं। हाँ ऐसे ही पैदा होते होंगे, ऐसा लगता था। तो फिर मुझे पता चला ये फील्ड के बारे में। फिर मैं गई, मैंने जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे, मतलब उन्होंने कुछ तो फीस बोली, बट उन्होंने बोला आप शुरुआत में नहीं देंगे चलेगा, आप ट्रेनिंग पीरियड समझ लो, 1 हफ्ते तक आ सकते हो। तो मैंने वहाँ पे, हाँ एक्टिंग कोर्स था, तो वहाँ पे मैंने 3 दिन गई, लेकिन मुझे समझ आ गया कि भाई ये अपना बस का अभी तो नहीं है, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी चलती थी और वो डे का था, और मैं इवेंट भी करती थी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, बट मैंने वहाँ पे एक ऑडिशन दिया था, और वहाँ पे मैंने अपना नंबर ड्रॉप किया था, रखा था। तो मैं तो वो 3 दिन करके भूल गई, अपने मस्त अपनी वापस एविएशन फील्ड में ग्राउंड स्टाफ मस्त कर रही हूँ। तो थोड़े महीने बाद मुझे किसी का कॉल आता है और बोलता है तुमको सीरियल में साइड कैरेक्टर मिल गया है, और तुम्हें नहीं, और भी तुम्हारे साथ आए थे, उसमें से भी 4-5 लोग हैं, और सूरत से और आ रहे, तो 7 से 8 लोग का सिलेक्शन हो गया, और हमें जाना है मुंबई। और उन्होंने 1 महीने बाद की ही डेट दे दी, और मैं तो जॉब कर रही हूँ, मतलब हमारी ऐसी पुलिस वेरिफिकेशन वाली और पूरी लीगल जॉब होती है, मुझे वहाँ पे रिज़ाइन लेटर सब देना पड़ता है। और इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, अब मैं तो पूरा अंदर से खलबली मच गई कि वाह मुझे साइड कैरेक्टर मिल गया, तो मैं तो जॉब छोड़ दिया वो। फिर इनके साथ गए, मुंबई आए, सूरत से भी लोग हमें ज्वाइन हुए, तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें रहना खाना सब दिया, सेट पे जा रहे काम कर रहे। अब सेट पे काम कर रहे हैं ना, तो वो था अशोका है, अशोका का सेट,
करजत में काम कर रहे थे हम, 2013-14 की बात है ये। ओके। तो तभी वहाँ पे काम, और तब मैं देख रही हूँ जिस एक्टर्स को, जो टीवी में मैंने जिनको देखा है, उनको मैं रियल में देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओ माय गॉड, मैं इनको टच कर पा रही हूँ, मैं इनको देख पा रही हूँ। वो जहाँ पे सांस ले रहे हैं मैं भी वहीं पे सांस ले रही हूँ। आई वॉज दैट मैड। तो वहाँ पे मुझे एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग मुझे नोट कर रहे थे। एक तो मुझे ना ही हिंदी आती है, मैं सिर्फ गुजराती बोलती थी तभी, और सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि एविएशन से आई थी। ओनली इंग्लिश एंड ओनली गुजराती। हमारे यहाँ पे गुजरात में कोई हिंदी नहीं बोलता। अगर हम हिंदी बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे, तुम क्या होशियारी मार रही हो, तुमको थोड़ी हवा आ गई है क्या हिंदी में बात कर रही हो, गुजराती में बात करो ना। ऐसा हमारे यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट वैसा था। तो फिर यहाँ पे तो मैं अलग ही, जैसे बबीता जी, अब बबीता जी क्या, ये दया जी बोलते हैं, वैसी वाली हिंदी बोलती थी। कप आप ने चाय डाल दो ना इसमें, मैं पी लूँगी, है ना, ऐसे बोलती थी। तो मुझे डायरेक्टर ने नोट किया कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जूनियर आर्टिस्ट हो, और तब मुझे पता चला कि मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ। जो वो बोल के आया था कि तुम साइड कैरेक्टर में सिलेक्ट हुई हो, तब समझ आया कि अपने को तो किसी ने ठग लिया है। तो अभी मुझे तो डायरेक्टर ने बोला कि तुम जूनियर आर्टिस्ट के लिए नहीं बनी हो, तुम ऑडिशन दे के कोई सीरियल करो, कुछ और करो, तुम ये मत करो। और तेज सप्रू सर भी थे, तेज सप्रू जो एक्टर है, और डायरेक्टर सर जो थे प्रसाद सर, अशोका के डायरेक्टर। तो उन दोनों ने मुझे थोड़े नंबर्स दिए जेनरेट कास्टिंग के, इन सब के। फिर मैंने यहाँ पे कास्टिंग पे खुद ही जाके ऑडिशन दिया, और वहाँ पे करजत पे तभी प्रेम रतन धन पायो और ये जोधा अकबर सीरियल चल रही थी। ओके। तो वो सीरियल का ऑडिशन वहाँ पे चल रहा था, तो पास में था, वहाँ पे दे दिया। तो वहाँ पे मैं 5 दिन के केमियो कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गई थी जोधा अकबर में, रजत टोकस की दासी, पर्सनल दासी के कैरेक्टर में। फिर वहाँ से शुरुआत हो गई टीवी सीरियल्स की। फिर मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, और उतने नहीं थे कि मैं इस साइड, क्योंकि वो करजत में तो सब ऐसे इतने पैसे नहीं लगते, गुजरात जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे आना मतलब मुंबई। हाँ, मुंबई, अंधेरी, मालाड, इस साइड पे ज़्यादा पैसे लगते थे। तो फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं वापस चली गई गुजरात। फिर वहाँ जाके मैंने गुजराती मूवीज़ किए 3, एंकरिंग फील्ड में ज्वाइन हो गई, और मेरा अफेयर हो गया था। मतलब वो लड़का अफेयर तो क्या ही मैं बोलूँ, शादी होने वाली थी उससे। बट और मैं फील्ड भी तभी पूरा भूल गई थी। ऐसा गुजराती मूवीज़ करना अलाउड था मुझे, तब ऐसे कपड़े पहनना अलाउड नहीं। वो मतलब तभी ऐसी लाइफ थी कि मैं घर से क्या पहन के निकल रही हूँ। अगर मैंने नी से ऊपर पहना है कपड़े, तो मैं घर से वापस, मुझे वो बोलता था कि तू अंदर ही जा, मैंने वो कॉल करता था, मुझे उसे फ़ोटो भेजना है कि मैं कौन से कपड़े पहन के बाहर जा रही हूँ। तो मैं उसको फ़ोटो इंडस्ट्री से था। हाँ, लेकिन उसके पापा थोड़े बिजनेस वगैरह था, तो उसका इतना कुछ नहीं था इंडस्ट्री में, करता भी था नहीं भी करता था, पैसे वैसे थे तो इतना कुछ नहीं। तो वो मुझे ऐसे रिस्ट्रिक्ट करता था। लेकिन उसके साथ ब्रेकअप हो गया, और मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। थोड़ी रियलिटी चेक मिले मुझे लाइफ में, तभी मेरे पैसे भी बना लिए थे, ब्रेकअप भी हो गया था। तो मेरे दोस्तों ने, और तब मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने 1 महीने तक अपने आप को रूम में लॉक, ना मैं खाना ब्रेकअप की पीना वजह से कि सिर्फ काम की वजह? नहीं, ब्रेकअप। काम तो मेरे पास 50-70,000 में तब कमा रही थी एंकरिंग से, 2016, हाँ 16-17। तो काम पैसे सब था, बट वो ब्रेकअप, हाँ लड़कियों का ऐसा नहीं होता है। जब भी तुम पैसे तो कमा सकते हैं हम, बट जब भी अंदर से तुम टूटते हो ना, या फैमिली या तुम्हारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, तो तुम टूट जाओगे। तो फिर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया, किसी के साथ बात करना नहीं, ये सब चीज़ें। बट मेरे फ्रेंड लोग ने सजेस्ट किया कि नहीं, तू जा मुंबई वापस, और अभी तू ऐसे पक्की वाली जाएगी, वापस आने के लिए नहीं जाएगी। मेरा ठीक है। तो वहाँ पे मैंने वर्कशॉप ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुझे अपने आप को स्क्रीन में देख के पता चल गया था कि मुझे, भाई मैं कितने के लायक हूँ और कितने के नहीं, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। तो नहीं आता है तो तुम्हें पॉलिश करना है, सीखना है, कोई सीख के नहीं आया है। और मुझे नहीं पता था कि इसका भी स्कूलिंग या कुछ होता है। मैंने क्लासेस ज्वाइन किए, थिएटर क्लास और थिएटर एंड एक्टिंग वर्कशॉप। फिर वहाँ पे 1 महीने का कोर्स करके मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। फिर यहाँ पे वापस, थोड़े तो लोग जानते ही थे, तो वापस जेनेट कास्टिंग हब में मैंने ऑडिशन दिया,
और मैं विघ्नहर्ता श्री गणेशा सीरियल के लिए केमियो किया और उसके लिए सिलेक्ट हो गई। फिर तारक मेहता और अलग अलग ऐसे टीवी सीरियल्स किए। फिर एक दौर आया जब भी सेक्रेड गेम्स चल रहा था, आई थिंक कोविड से पहले ही, तो तभी मैं मेरा तो वही जो बस में बैठ के धक्के खा के ऑडिशन देना, लाइन में लगना, यही सब चलता था। हाँ, उसमें एक और स्टोरी मुझे बतानी है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग बस में, मैं ऑडिशन देने जाती थी ये टीवी सीरियल्स के लिए, तो मॉर्निंग में जाओ, फिर रात को घर पे आओ, ऐसे पूरे 3-4 जगह पे हमें फिक्स होता है कि भाई वहाँ जाना है, तो लाइन लगा के खड़े रहते थे। तो मैं बस में ट्रैवल करती थी, तभी इतने पैसे नहीं थे, 10-10 रुपये में बस पहुँचा देती थी। तो अभी बस में कैसे, यहाँ पे वो जो लोकल बस होती है, लड़का लड़की मिक्स भेजते सब, और अगर बूढ़े लोग हैं तो उसे हमें जगह देनी है, तो आई यूज्ड टू डू दैट। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऑडिशन के लिए जा रही थी, मेरे ना हर ड्रेस में सेफ्टी पिन होती है, ये मुझे किसी ने सिखाया था। तो मैं बस में जा रही हूँ, अभी मैं जिस सीट पे बैठी हूँ उसके बाजू में मेरे पास आके एक बूढ़ा बैठता है। अभी वो बैठ गया, हम नॉर्मली, मुझे ऐसा लगा ही इज़ नॉर्मल ओनली, तो ही वॉज नॉर्मल ओनली दैट टाइम। और जैसे ही बस चलने लगी, बस चलते चलते स्पीड ब्रेकर आता है, स्पीड ब्रेकर आया तो वो एक तो वो सीट भी ऐसे कोजी कोजी होती है, तो वो ऐसे जा रहा है उसका कोनी मेरे यहाँ पे। तो पहली बार तो हमें ऐसा ही लगता है कि ओके ये जानबूझ के तो नहीं किया होगा, तो मैं ऐसे, अब मैंने हाथ ऐसे कर लिया, तो वो फिर भी यहाँ पे इतना सा भी है, तो वो वापस स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो इतने से में भी वो कर रहा है। तो अभी ऐसा 3 से 4 बार मैंने खुद को नोट कर लिया, मुझे समझ आ गया कि ये ओके, ये इंटेंशनली कर रहा है। अब क्या किया, जैसे ही स्पीड ब्रेकर आने वाला था ना, उससे पहले मैंने इस हाथ से ना सेफ्टी पिन्स खोल कर ऐसे सीधी कर ली थी और निकाल दी थी। जैसे ही स्पीड ब्रेकर आया और उसका ऐसे हाथ होने वाला था, मैंने उसके थाई पे डाल दी, वो सेफ्टी पिन घुस गई, डाल दी उधर ही, और वो ऐसे तिल मिला, ए लड़की क्या करती है, लड़की क्या करती है, मारती है मुझे, देखो क्या। और फिर मैं जोर से बोली, तू क्या करता है, मैं बोलूं, कहाँ टच किया तूने, मैं बोलूं। सब समझ गए, कंडक्टर ने उसे नीचे उतार दिया। लेकिन वो चलो, मैंने आपने बोला ना आवाज़, मुझे मुंबई ने आवाज़ उठाना सिखाया, सेफ्टी पिन का सही इस्तेमाल, सेफ्टी पिन का सही इस्तेमाल, ओ गॉड, और आवाज़ उठाना सिखाया। लेकिन उसके बाद से मैं खुद ही वो बस में कभी भी नहीं बैठी। मैंने सोचा मैं 20 रुपये 40 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगी, बट मैं एसी बस में या तो लोकल ट्रेन में या तो ऑटो से जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी, खुद का इस्तेमाल कभी किसी को भी नहीं करने दूंगी, लाइक दैट। तो सेक्रेड गेम्स का सिलेक्शन ऐसे हुआ था, मैं सुरवीन चावला जैसी दिखती हूँ, ऐसा वो लोग बोलते थे, और तभी सुरवीन जी प्रेग्नेंट थे। Okay. तो उनका बॉडी मतलब नहीं ले सकते हैं, ऑफ कोर्स इंटीमेट सीन में पूरा बॉडी दिखेगा, तो इंटीमेट सीन में उनका फेस ही और सिर्फ मेरा बॉडी यूज़ किया। तो मैंने जी टीवी में कोई सीरियल की, उन लोग के पास मेरा नंबर तो था नहीं, और उन्होंने मेरे कोई जी टीवी में सीरियल की थी, उसके कास्टिंग डायरेक्टर के पास मेरा नंबर लिया, और मुझे फ़ोन आता है फैंटम से कि हेलो नेहल वाडोलिया स्पीकिंग। मैंने बोला यस, हम फैंटम से बात कर रहे हैं, और मेरे तो हार्ट बीट बढ़ गई, क्या बात है। तो हम फैंटम से बात कर रहे हैं, एक डुप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, सुरवीन चावला का डुप्लीकेट है सेक्रेड गेम 2 के लिए। पूरी अपनी डिटेल्स दी, आप कंफर्टेबल हो, फ़ोन में ही पूछा आपने इंटीमेट सीन्स पहले किए या नहीं। मैंने बोला नहीं किए, बट आई एम वेरी श्योर एंड आई एम कंफर्टेबल टू डू इट। तो उन्होंने बोला ठीक है, और ऑफ कोर्स उनके पास भी दूसरा कोई डुप्लीकेशन के लिए बहुत ही कम होते हैं, और तभी उनको जल्दी जल्दी शूट करना था, 2-3 दिन में, या फिर परसों ही शूट करना था वैसा। तो मैंने जल्दी फ़ोटोज़ भेजे, सिलेक्शन हो गया, बोला कि ठीक है आप आ जाओ। मैंने बोला ओ माय गॉड, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद 7 बार सेक्रेड गेम्स देखी थी, और अब मैं वहाँ जाके खुद एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक बोल्ड किया ही नहीं था कुछ भी। तो मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई कि मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बोल्ड सीन्स करने हैं, कौन मना करेगा। अगर तुम्हें उनसे मतलब शुरुआत करनी है, जो बोले थे उतना तो कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं जो बोला था, बट मुझे पेमेंट भी बहुत सही मिल गया, और वो मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, मुझे समझ आ गया कि ये भी तो नॉर्मल सीन्स की जैसे ही है, इसमें
एक प्लस पॉइंट है, ये सीन्स के ना रीटेक्स नहीं होते हैं। अच्छा। अगर हाँ किस किया, किसका रीटेक नहीं होगा, अगर यहाँ टच किया इसका रीटेक होगा, बट ये चैलेंजिंग भी तो है ना। अगर एक ही बार जो चल रहा है वो एक ही बार टेक लेना है तो वो चैलेंजिंग भी है, बट उसे मतलब वैसे करने के लिए वैसे कंफर्ट भी होना चाहिए और क्या बोलूँ मैं, कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया। तो जब भी ऐसे सीन्स होते तभी बार बार हमें पूछा जाता है, चाहे फीमेल हो मेल हो, कि आप कंफर्टेबल तो हो नो, आपने पहले किया है, नहीं किया है, तो फिर वो बोलेंगे कि ओके आपका क्या रीज़न है। तो फिर जनरली मेरा तो नॉर्मली मैंने बोला कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एंड मैंने जैसे अभी बोला मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ, एक रसा के जैसे। इंटीमेट सीन मतलब ओ माय गॉड, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, आपसे पूछा गया था ये सेक्रेट गेम्स के टाइम? हाँ ओके। हाँ पूछते हैं। हाँ। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। जब भी मैंने सीन्स कर लिए तब मुझे समझ आ गया कि नो, आई ऑल्सो कैन डू इट। तो फिर उसके बाद से मैंने एज अ नेहल, क्योंकि वो मेरा डुप्लीकेट था, उसके बाद मतलब फैंटम से ही मेरा सेकंड सिलेक्शन उन्हीं लोगों की ओर से हुआ था। वापस एक सीन था, इंटीमेट था थोड़ा, और गाली गलौज बोलना था, तो मैंने हाँ बोला था और मैं वो सीन करने के लिए भी गई थी, बट वो आया नहीं था क्योंकि तभी सैफ अली खान और कल्कि के भी बोल्ड सीन्स काटे गए थे, तो वो उसी में से एक था और बहुत गंदी गालियाँ बोली थी। ओके। तो वो सीन्स कट गए थे, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने खुद ही ऑडिशंस देना शुरू किया और लकीली मुझे गंदी बात 3 मिल गया, सीज़न 3। ओके। और वहाँ से लोगों ने मुझे नोट करना शुरू किया। फिर या ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई बोल्ड की। इतना बोल्ड डिसीजन लेते वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? कहीं आपके ऐसे लगा कि नहीं नेहल तुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर तू इस जगह चली गई तेरे घर वालों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा, वो तुझे कैसे जज करेंगे या दुनिया तुझे किस तरीके से देखेगी? क्योंकि हम खुद की भी इमेज बनाते बनाते दूसरे की सामने भी तो एक इमेज बना रहे हैं ना। मैं बहुत अलग तरीके से सोचती हूँ। ये बॉडी तो एक है, ये मतलब आत्मा हमारी जो है वो कब से ट्रैवल करते आ रही है। ये बॉडी जो अभी है वो रहने भी नहीं वाली है। थोड़े टाइम के बाद तो ये जूरी ये सब आ जाएगा और मर जाएंगे, तो सब खत्म होने वाला है। तो मैं वो सब चीज़ें नहीं सोचती हूँ, किसी और के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, क्योंकि पापा ने अलाउड कर दिया। दुनिया की जजमेंट नहीं सोचनी है। कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है हमें थोड़ी पता है ना। मैं जो कर रही हूँ वो तो सामने सामने कर रही हूँ, और मतलब ये फील्ड को सिर्फ ना लोगों ने हवा बना दिया है। ये ऐसा कुछ है नहीं। कोई अगर सेट पे आएगा उसे पता चलेगा। मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा था कि इंटीमेट सीन्स हैं, कैसे करते होंगे। पापा मम्मी को भी ऐसा था, बट पापा मम्मी को जब मैंने बताया कि जब भी हम सीन करते हैं तभी ही हमारा क्लीवेज दिखता है, तभी जब भी हमें कैमरा पे एक्शन डायरेक्टर बोलेंगे तभी हमें करना होता है परफॉर्म। उससे पहले कभी कोई में ना ही बदतमीज़ी कर सकता है, छेड़ सकता है, ना बोल सकता है कि ऐसे कपड़े पहनो वैसे पहनो। नो, इनफैक्ट जब भी ऑडिशन लिया जाता है उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके ऑडिशन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ऑडिशन के बारे में थोड़ा बताइए, कास्टिंग कैसे की जाती है? अच्छा, ऑडिशन में मतलब ऑडिशन में पूछते हैं कि आप इंटीमेट सीन्स कर तो सकते हो ना। अब ऑडिशन में बोल दिया हाँ किसी के साथ तो करना नहीं है तुम्हें इंटीमेट सीन मतलब तुम्हें खुद को ही, अगर मुझे क्लीवेज वाला कुछ पहनना है, डीप क्लीवेज वाला पहन के ऑडिशन बनाना है, ये होता है। नॉर्मल ऑडिशन में कवर्ड कपड़े पहन के ऑडिशन बनाने होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है। अब इंटीमेट सीन में ऑफ कोर्स क्लीवेज दिखेगा, डीप क्लीवेज दिखेगा, तो हमें वैसे डायलॉग्स और वैसे ही कपड़े कॉस्ट्यूम्स पहन के बस ऑडिशन बना लो। दोनों के ऑडिशन में फ़र्क होता है? बॉलीवुड के जैसे आपने सेक्रेट के लिए किया था तो उसका ऑडिशन डिफरेंट रहा हो, अब आप इस इंडस्ट्री में, एडल्ट इंडस्ट्री में हैं, यहाँ पे ऑडिशंस जब आपने देने शुरू किए तो इसके दोनों में फ़र्क होता है? हाँ मतलब, और मुझे तो ऐसा लगता है इंडस्ट्री एक ही है। हाँ, पर हाँ जैसे आपने बोला, एक्चुअली उसमें मेरा ऑडिशन ही नहीं हुआ था। अच्छा। फोटो से सिलेक्शन हुआ फोटो था। से सिलेक्शन उनको मैं सुरवीन चावला जैसी दिखती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि साइड पार्टीशन करके फ़ोटो भेजो। फिर जो बॉडी पार्ट्स दिखने वाले थे, मेरा और उनका पाँव सही दिख रहा है नहीं, क्योंकि पाँव का ज़्यादा आने वाला था। अच्छा। और पेट का ज़्यादा आने वाला, तो मैंने शॉर्ट्स पहन के फ़ोटोज़ खींच के भेजे थे। फ़ोटो से सिलेक्शन हुआ था। ओके। और इसमें तो बाकायदा तुम्हें ऑडिशन देना ही पड़ता है। जैसे गंदी बात के लिए तो क्लीवेज भी, मतलब ब्लाउज ऐसे क्लीवेज दिखा के भी ऑडिशन नहीं दिया था, नॉर्मल ही ऑडिशन दिया था। उसमें बस गालियाँ थी थोड़ी बहुत,
डबल मीनिंग बातें थी। तो इंटीमेट इट्स नॉट जस्ट ना कि बॉडी पार्ट्स ही दिखा दो, इंटीमेट मतलब गालियाँ भी, इंटीमेट मतलब डबल मीनिंग बातें भी होती है, नॉट गालियाँ बट डबल मीनिंग बातें भी होती है। कॉमेडी मतलब मैं तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें काउंट कर सकती हूँ। जो कॉमेडी होती है, भाभी जी घर पे है, फिर उसी प्लेटफॉर्म पे और भी 3-4 शो आते हैं, उसमें डबल मीनिंग कॉमेडी होता है, वो हमें पता ही है। फैमिली के साथ देख के, मतलब फैमिली के साथ बैठ के ही देखते हैं, हमें पता है बच्चों को इसका नहीं समझ में आएगा मतलब, लेकिन फिर भी हम देखते तो है ना। बच्चों को हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा, बट आजकल के बच्चे वी ऑल नोज। तो मतलब ये भी तो एक इंटीमेट ही हुआ ना। तुम डबल मीनिंग बोल रहे हो, बॉलीवुड मूवीज में भी तो होते हैं ना डबल मीनिंग, गाने भी तो होते हैं ना, तो हर मूवी में है, एक गाना हाँ, होता है। अगर मूवी नॉर्मल भी है तो भी एक गाना तो डाल ही नहीं, देंगे। मैं मतलब बस ये जानना चाह रहा था कि प्रोसेस क्या होता है, क्या अलग होता है या वो होता है बस उस फर्क? नहीं, बस वो प्रोसेस मतलब मैंने जो बोला, अगर तुम्हें इंटीमेट सीन्स करने हैं तो ऑफ कोर्स, जैसे उल्लू का, अगर आप, मैं पर्टिकुलर चैनल का ही बताऊं तो उल्लू का जब भी मैंने ऑडिशन दिया था जूली के लिए, जूली वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद उल्लू, तो जूली फर्स्ट एंड जूली 2 2 बना है। तो तभी मैंने ऐसे ही ऑडिशन दिया था, तभी मुझे साइको कैरेक्टर था मेरा, तो क्लीवेज दिखा के ऑडिशन करना था, और डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ही थे जो थे, वही ऑडिशन ले रहे थे। उनको मतलब मुझे टच वच कर, अगर मैं टच करने के लिए कंफर्टेबल हूँ, ये पता कैसे चलेगा कि ऑन कैमरा भी कोई लड़का मुझे टच करेगा तो मैं कंफर्टेबल हूँ। तो डायरेक्टर ऐसे ले रहे थे मेरा ऑडिशन, तो मैंने वो टेक में ही डायरेक्टर का हाथ मेरे यहाँ पे लगा दिया। अच्छा। एंड उसको भी समझ आ गया कि शी इज़ परफॉर्मिंग, शी इज़ एक्टिंग, और वो टेक उन्होंने लिया और वही टेक फाइनली चैनल ने सेलेक्ट किया था। तभी मैं जूली बनी थी। जूली तब मिल नहीं रही थी चैनल को, क्योंकि जूली के टाइम पे, अब मुझे नहीं पता मैं बता सकती हूँ या नहीं, बट या जूली के टाइम पे ऐसा था कि वो और ज़्यादा इंटीमेट था। ओके। हाँ, मतलब वो जितना दिखाया है उससे भी ज़्यादा उसमें निपल्स विजिबल थे। पहले वैसा शूट कर लिया था पूरा। ओके। यस, निपल्स विजिबल थे सारे ही सीन। 4 दिन का वो शूट था टोटल, 4 दिन का टोटल शूट हो गया था। फिर चैनल से आया कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर वापस रीशूट हुआ तो निपल टेप्स लगा के रीशूट हुआ, ऐसा, क्योंकि वो सीन्स पूरे अलग ले लिए थे, ऐसा। तो ऐसा भी हुआ था। तो अब मुझे तो, मैंने हाँ बोल दिया था पहले ही बार से, बट अब भी देखो, मुझे पता है कि जो टेक उन्होंने लिया है वो कहीं जाने नहीं वाला है, वो ऐसे ही ले लिया है। बट वो चैनल बहुत अच्छी है, मुझे उन पे ट्रस्ट है, और आज मैं जो हूँ वो शायद उनकी वजह से ही हूँ। तो गॉडफादर है समझ लीजिए वो चैनल के ऑनर मेरे, मैं ऐसा मानती हूँ। तो फिर वापस रीशूट में पूरी सीरीज़ का रीशूट हुआ और वापस नॉर्मल किया गया, और फिर वो जूली गई और वो प्रोजेक्ट बहुत सही गया। कास्टिंग में बोल्डनेस ज़्यादा देखते हैं कि एक्टिंग ज़्यादा देखते हैं, या दोनों चीज़ें होनी चाहिए किसी एक एक्टर के अंदर? कास्टिंग में हमें मतलब ये दिखाना तो जस्ट एक वो बात है, परफॉर्मेंस इज़ एवरीथिंग। अगर बंदा देखो, कोई भी सीरीज़ में अगर 30 मिनट का भी एक एपिसोड आप ले लीजिए, तो 30 मिनट का थोड़ी ना इंटीमेट सीन होगा, 3 मिनट का, 4 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स का इंटीमेट सीन होगा। बाकी के तो एक्टर को बोल के ही ऑडियंस को ग्रैब करना है, अटेंशन को। तो या इट्स मतलब लाइक अगर दैट। कोई ये सोच के आ रहा है कि मैं इंटीमेट सीन्स कर लेता हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ इसके लिए, तो ऐसा गलत होगा। मतलब एक्टिंग आना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, एक्टिंग सबसे पहले आना ज़रूरी है। ये तो एक पार्ट है ना रसा का, 9 रसा आने ज़रूरी है। जैसे आपने इंटीमेसी की बात की, आप इंटीमेसी डायरेक्टर भी हैं, तो ऐसे सीन्स को करते वक्त क्या ध्यान रखा जाता है? उस सेट का क्या, जैसे अभी यहाँ पर एक सेट है तो इसी तरीके का भी सेट होता है, या उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जाती हैं और सामने वाला कंफर्टेबल हो जो उस एक्टिंग को निभा रहा है? उन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, एक तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर या फिर इंटीमेसी डायरेक्टर, ये फील्ड जो है, आई एम सो थैंकफुल कि ये फील्ड भी आई है इसमें अंदर, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, एंड कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मेल ना ऐसी बातें करने में ज़्यादा कंफर्ट नहीं होते हैं पब्लिकली।
आई थिंक 4 दीवारी में तो वो बातें कर लेते हैं ऐसे ही बहुत अच्छे से, बट पब्लिकली वो बातें नहीं कर सकते हैं। तो मतलब मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही, बट इट्स लाइक दैट। तो अगर मेल डायरेक्टर है तो फीमेल भी चाहिए उसे, क्योंकि डायरेक्टर वो बोल देंगे कि मैं सिर्फ टॉकी सीन्स ले लूँगा, मुझे कोई चाहिए कि वो बता सकते। तो फीमेल हम ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं। मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ कि मैं लड़का लड़की दोनों से इस टॉपिक के बारे में, जैसे अभी जिस एटीट्यूड के साथ बैठी हूँ उस एटीट्यूड के साथ बात कर सकती हूँ। तो बस वैसे ही दोनों को कंफर्ट फील करवाना होता है हीरो और हीरोइन को। सीन हमें ही पूरे डिज़ाइन करने होते हैं, डायरेक्टर डिज़ाइन नहीं करता है इंटीमेट सीन्स भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर या इंटीमेसी डायरेक्टर ही डिज़ाइन करते हैं। और जो आपने बोला कि माहौल कैसा होता है, माहौल में जैसे यहाँ तो फिर भी हम लोग हैं, इससे भी कम लोग हो सकते हैं, 5 लोग, जैसे एक्टर है, जो एक्टर दोनों, डायरेक्टर, कैमरा टीम से 2 या 3 लोग होंगे, और डायरेक्शन टीम से एक फ़ीमेल होंगी, और मेकअप आर्टिस्ट में भी कोई फ़ीमेल होंगी, एक कोई हमें ढकने के लिए होगा। कट हो गया लड़का लड़की दोनों के लिए, कि हमें कट हो गया तुरंत कोई ढक दिया। जब भी ये भी मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं कि जो भी हम इंटीमेट सीन्स कर रहे हैं तो हम पूरा सेट पे अलग ही घूमते हैं, नो। मेरा तो क्लीवेज तभी दिखता है जब परफॉर्मेंस में मतलब ज़रूरी है, और वो भी हम जो भी रूम दिया है या वैनिटी दी है वहाँ पे कुछ भी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, पूरे सेट पे कभी भी कुछ भी नहीं दिखता है कोई भी लड़की का ऐसा। सिर्फ सीन के वक्त ही दिखता है, और वो भी क्योंकि वो सीन की रिक्वायरमेंट है, इट्स वेरी कॉमन। मतलब सीन में दिखाया कुछ जाता है, शूट कुछ और किया जाता है, या इस तरीके से शूट किया जाता है? हाँ, ये भी होता है, ये भी होता मतलब है। कैमरा एंगल इज इम्पोर्टेंट। यस। जब आपने फर्स्ट शूट किया था, जब भी उल्लू के लिए भी इतना बोल्ड किया था, तो हिचकिचाहट थी मन में, डर ऐसा था कि ऐसा नहीं कि बिंदास कर देते आज? नहीं, हाँ। कुछ हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट तो जो सेक्रेड ड्रीम्स का एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए ना एक लेसन था, लाइफ लॉन्ग लेसन, कि मेरे पर्सनल ऐसे भी कि मैं खुद भी गुजरात से आ रही हूँ एंड ऑल, कि मैं अपने आप को ऐसे सीन्स करते हुए देख पाऊँगी या नहीं, ये सारे भ्रम टूट गए। ये भ्रम ही थे, वो टूट गए वो एक ही सीन के बाद। उसके बाद तो मुझे एक्सप्लोर करना है और खुद ही स्टोरी के साथ, मतलब मैं जाती हूँ ना सेट पे, मुझे नहीं लगता कि मैं नेहल हूँ, मैं जूली हूँ, मैं इमली हूँ, मैं XYZ कैरेक्टर हूँ, तभी मैं वो कर पाऊँगी। अगर मैं वहाँ पे भी नेहल हूँ जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ पे वो नहीं कर पाऊँगी। लैंग्वेज अलग होती है, कॉस्ट्यूम्स तुम्हें, मतलब एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सेट पे तुम गए तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अलग दुनिया में हो। अभी तक आपने कितनी वेब सीरीज या कितनी मूवीज वगैरह कर चुकी हैं? 10 से 12 वेब सीरीजेस, लीड, सेकंड लीड, या और ये भी 2-3 काउंट कर, 2-3 ही शुरुआत में किया था जब भी, जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स या फिर डुप्लीकेट कर लिया था। जो स्टोरीज़ होती है एडल्ट इसकी, तो इसकी कास्टिंग किस तरह से की जाती है, अगर आप बता पाए कि किस तरह के डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या डिमांड देखते हैं? स्टोरी के अकॉर्डिंग डिमांड देखते हैं, एक्ट्रेसेस के फिगर, उसके कहते हैं कलर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, किस तरह से वर्क करती है एडल्ट इंडस्ट्री? एडल्ट इंडस्ट्री में स्टोरी पे देखते हैं। अगर देखो, मतलब मैं स्टोरी में अगर तुम्हें गर्ल को ऐसे दिखा, भरावदार लड़की चाहिए, भरावदार का हिंदी क्या होगा? हेल्दी, भरी हुई, मस्त, सब कुछ बॉडी पार्ट्स अच्छे हो, वैसी लड़की चाहिए, तो वैसी ही लड़की की कास्टिंग होगी। ऐसा पतली लड़की तो पतली लड़की, उसमें भी वैसा है ही। और ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कंपलसरी जितना स्टोरी में लिखा है उतना करना ही पड़ेगा, जो चैनल को चाहिए उतना करना ही पड़ेगा, नो। सेट पे आने के बाद और बात करने के बाद अगर एक्टर बोलते हैं कि नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे, इतने से भी स्टोरी का अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, कन्वे हो पा रहा है, ठीक है, उतने में अलाउड। यस। और लड़कियों को तो और ज़्यादा अच्छी बात है, हम चॉइस भी कर सकते हैं कास्टिंग में। आप जो बोल रहे हो, हाँ, अगर मैं कहीं पे मुझे कोई सिलेक्ट कर रहा है और बोल रहा है 4, चलो समझ लीजिए कि 2 सीज़न बनेंगे, कितने भी सीज़न बनेंगे, कुछ भी होगा, कौन कौन एक्टर आने वाले, मुझे जो टच करेगा उसकी प्रोफाइल, उसने क्या पहले काम किया है, वो एक्टर ही है ना, मतलब सिर्फ इंटीमेट सीन्स करते हैं या फिर सिर्फ इंटीमेट सीन के लिए आ रहे, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें मुझे भेजी जाती है। ऐसे 3 से 4 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं एक्टर्स के। क्या फ़र्क पड़ता है
ये जानना ज़रूरी क्यों है? कंफर्ट, फीमेल का कंफर्ट इज मेन. ओके, अगर फीमेल कंफर्टेबल नहीं है वो सीन नहीं करेगी सेट पे. ऐसे scenes तुम्हारे में सिर्फ- पैसे सब कुछ गया. अच्छा, ऐसे सीन्स में फीमेल्स ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं या मेल्स ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं? अनकंफर्टेबल मेल करते हैं, बट मेल मतलब फीमेल का ऐसा है, फीमेल अगर एक बार कंफर्ट हो गई तो वो मेल से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी. बट अगर फीमेल कंफर्टेबल नहीं है तो सीन नहीं बनेगा. ओके, बट अगर फीमेल कंफर्टेबल है और मेल कंफर्टेबल नहीं है तो मेल तो कंफर्टेबल हो जाएगा. ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, बट मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट दैट वे, बट लड़के ना बहुत अच्छे होते हैं. अगर वो कांप रहे हैं, उनसे नहीं भी हो रहा है, उनके चेहरे में दिखेगा कि ओके इससे होगा नहीं, बट वो बेचारा कर लेगा. अच्छा, पेमेंट, पैसे, वो भी तो अपना परिवार, ये सब चीज़ें देख के आया होता है ना. सो आई थिंक मैं ऐसे भी देखती हूँ उन लोगों को. नहीं, जैसे कि अगर कोई नया है या वो उसमें आ रहा है तो आप लोग ये देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस है तो इसके साथ काम करना इजी होगा, उसको प्रायोरिटी देती है, या नया है तो मतलब क्योंकि इरोटिक है, ऑब्वियस है, ऑन हो सकता है ऐसे सीन्स के डॉन, ऑब्वियस है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते क्या रहता है? एब्सोल्युटली, वो तो होना ही नहीं चाहिए, वरना तो तुम आ क्यों रही हो सेट पे? दैट्स वेरी रॉन्ग. अगर वो इंटेंशन से कोई आ रहा है इस फील्ड में, प्लीज़ दूर से आप जय श्री कृष्ण और चले जाओ मत, क्योंकि नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. अगर ऐसा फील भी हुआ ना लड़की को, सामने वाली को, कि लड़का इस इंटेंशन से आया, अगर देखो हमें कोई टच करेगा तो हमें समझ तो आ ही जाएगा कि कोई कौन से इंटेंशन से टच कर रहा है. भले ही वो सीन में भी टच कर रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा कि वो किस इंटेंशन से टच कर रहा है. तो फिर हम बोल देते हैं कि प्लीज़ इसे, मतलब हमारा सुनते हैं प्रोडक्शन, उससे जाना पड़ता है. अगर कोई ऐसा बिहेव वाला है, अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है. कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि ऐसे अनकंफर्टेबल हो गए हो आप शूट के टाइम पर, कि ये सीन करते वक्त अनकंफर्टेबल हुए? नहीं, अनकंफर्टेबल तो नहीं हुई हूँ. हाँ, अनकंफर्टेबल नहीं, बट एक बार क्या हुआ था, जब भी मैं एक्सट्रीम बोल्ड करती थी, अब तो मैं एक्सट्रीम बोल्ड नहीं कर, मतलब बंदी कर दी है. ऑफ कोर्स राज कुंद्रा सर का जो प्लेटफॉर्म था वो बंद हो गया. मैंने उसमें 2 सीरीज़ की थी और मेरी मर्ज़ी से ही की थी, और जो न्यूज़ में आया था आई डोंट थिंक कि वो कैटेगरी में भी था, और मैंने जो सीरीज़ की थी वो तो उसमें नहीं भी थी. क्या फ़र्क बट होता है मेरा दोनों में? बंद करने का वो ये क्लैरिटी मैं दे दूँ, मेरा वो एक्सट्रीम बोल्ड बंद करने का रीज़न ही ये था कि जब भी उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, है ना, जो मैंने उनके ही प्लेटफॉर्म पे काम किया है, तो मैं उतना अब तो वो भी नहीं करूँगी, मैंने वो भी छोड़ दिया. क्या फ़र्क होता है एक्सट्रीम बोल्ड में और इसमें? एक्सट्रीम बोल्ड में निपल्स दिखते हैं ओके, और हिप पार्ट दिखता है, वजाइनल पार्ट कभी भी नहीं दिखा सकते हो. दैट्स टोटली अ डिफरेंट कैटेगरी. अगर बंदा या बंदी न्यूड है तो उसमें भी क्लॉज है कि अगर मैं न्यूड हूँ, न्यूड मुझे कैप्चर कर सकते हैं बट मेरा वजाइना नहीं दिखा सकते. फ्रंट पार्ट अगर दिखा दिया तो मैं अकेले दिखा सकते हो. ओके, अगर लड़का फ्रेम में है तो लड़का मुझे कहाँ टच कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लड़का सिर्फ यहाँ टच कर सकता है. लड़का अगर ये पार्ट खुला हुआ है निपल्स के साथ तो लड़का ये टच नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम फीलिंग ही दे रहे हो ना, इफ़ यू आर टचिंग दैट देन, राइट. तो वो तुम नहीं कर सकते हो. तो वो सारे क्लॉज को फॉलो करके किया था, बट वो भी अभी तो मैंने बंद कर दिया है. हाँ, तो क्या था आप बता रही थी, इंसिडेंट बता रहे थे आप? इंसिडेंट तो वो उसी वैसा ही एक स्टोरी कर रही थी, किसी और प्लेटफॉर्म के लिए था, नए लोग थे और उसमें डायरेक्टर थे फीमेल, वो रशिया से आए थे. वो फीमेल डायरेक्टर, जैसे मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर थी, तो वो वाले सेट पे ऐसा था कि वो डायरेक्टर ने बोला था कि मैं शूट नहीं करूँगा इंटीमेट सीन, तो उसके लिए उन्होंने रशिया से बुलाए थे ये डायरेक्टर. तो वो फीमेल थे. अब मेरा और वो वाले सीन पे सिर्फ 3 लोग थे और सामने सामने तो हम 2 ही लोग थे, मैं और वो डायरेक्टर. वो फ़ोन से कैप्चर कर रहे थे, आईफोन से, और लाइटिंग वाला तो उस तरफ मुँह करके इस तरफ लाइट करके चला गया था. हम 2 ही थे, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी.
तो सीन जैसे कट हुआ ना, तो अभी वो रात का सीन था और आसपास ना कोई भी हेल्पिंग के लिए भी, वो बहुत छोटी सी जगह थी तो किसी को भी नहीं बुलाया था, तो मैंने अपने आप ही फटाफट कपड़े ऐसे ऐसे पहनने लगी। तो मैं तो अपने फटाफट कपड़े पहन रही हूँ, वो फीमेल डायरेक्टर फॉरेनर, हाँ वो फीमेल डायरेक्टर आ रहे हैं मेरे ऐसे सीधे सामने, और मैं तो ऐसे नीचे झुक के ऐसे कपड़े, और वो ऐसे कोई अपने इतना करीब आता है तो हमने पता तो चलता है, हम सामने देखते हैं। जैसे मैंने ऐसे देखा ना, उन्होंने मेरे को यहाँ किस किया एंड उन्होंने मुझे बोला, यू आर अमेजिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग। और मुझे लगा ओके, ये बात आप ऐसे दूर से बोल सकते थे। मैंने उनको बोला नहीं तभी, क्योंकि वो मेरे से बड़े, और मैं तो शॉक्ड तभी, ये मैं अभी बोल रही हूँ कि वो बात वो मुझे मुंह से भी तो बोल सकते थे ना। मैं पूरी शॉक्ड, भाई क्या हो गया ये मेरे साथ। बट अभी वो फीमेल ही थी और मैं, किसी ने कुछ देखा नहीं तो मैंने इतना कुछ वो बताया नहीं किसी को। वो रॉन्ग टच, बुरा ऐसा स्मूच कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे हम छोटे बेबी को नहीं कभी कभी अच्छा लगे, कितना मस्त है, ओ माय गॉड, ऐसा कर लिया, तो उनको वो इतना अच्छा लग गया परफॉर्मेंस की, वाकई ऐसे कर दिया। बट मेरे लिए तो वो ऐसा था कि भाई ये क्या हुआ। तो ये हुआ था। अच्छा, तो awkward आई वॉज, दैट वॉज अनकम्फर्टेबल एंड ऑकवर्ड। ओके। और कोई ऐसे कोई को स्टार्स के साथ कभी, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो सीरीज़ होती है मोस्टली ओल्ड एज एक्टर्स के साथ होती है, तो क्या उस समय कोई किसी तरह के अनकंफर्टेबल होते हैं, ऑकवर्ड मोमेंट होता है आर्टिस्ट के साथ अगर एज गैप हो तो? हाँ होता है, ओके, मेरे साथ हुआ था, बट मैं वो बता चुकी हूँ एक बार। कोई बात नहीं। मतलब वो इंसान मेरे पापा जैसा दिख रहा था और मुझे उन्हीं के साथ इंटीमेट सीन्स करने थे, और वो फिश खा के आया था। और हाँ, और जब भी ऐसे सीन्स कर रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें वेज ही खाना होता है, और अगर नहीं भी खाया, सामने वाला दोनों ही नॉन वेजिटेरियन, तो ब्रश व्रश तो करके आओ, समथिंग लाइक दैट। बट मैं क्या ही बताऊँ, अब तो मैं फुल वेजिटेरियन बन गई हूँ, बट वो मेरे डैड जैसे दिख रहे थे, तो तब तो मैंने वॉकआउट ही कर लिया। जैसे ये इंटरव्यू चालू है, एक्शन, डायरेक्टर ने बोल दिया एक्शन, और मतलब उन्होंने वो नज़दीक आए इतना और उन्होंने स्टार्ट किया, मुझे वो दिखने में समझ आ गया वो मेरे पापा जैसे लग रहे हैं, कि वो है तो नहीं ना, तो मुझे सीन तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सीन करने लगी। जब सीन कर रहे हो, जो मैंने पहले बोला कि ऐसे सीन्स में ना रिहर्सल्स नहीं होते हैं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सामने वाले की स्मेल या क्या है ना। जब भी सीन करोगे तभी तुम्हें सब समझ में आएगा। तो वो तो टेक चलता होता है उसमें तो वो टेक चल रहा था और उन्होंने फ़िश खाया था, उनका पसीना और सब गंदा गंदा मुझे स्मेल आ रहा था, मुझसे बर्दाश्त। और मुझे वो वापस पापा वाली बात याद है, बर्दाश्त के बाहर मैं वॉकआउट, और डायरेक्टर बोले, मैं बोला सर मेरे से नहीं, मैम सॉरी आई कांट। उन्होंने फ़िश खाई ऐसे बोल के मैं निकल गई, और वो सीन चल रहा था ऐसा। फिर मैं चले गई, फिर सर आके बोले, कितने लोग आके मुझे कि प्लीज़ आ जाओ, वैसे कर लो ये सीन, ये वो, उनको ब्रश करवा देंगे, नहला देंगे उनको, बट ये सीन तो हमें करना ही पड़ेगा ना। मैंने बोला हाँ ठीक है सर, मैं भी कर सकती हूँ सीन, बट मैं वो ऐसे तो नहीं करूँगी। उनको बोलो पहले पूरा क्लीन होके आए, फिर वो उन्होंने जो भी, फिर भी मैंने उनको बोला कि अब किस तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो सीन भी आ गया है, अब सिर्फ यहाँ कहाँ पे भी किस करनी होगी वो कर लूँगी, अब और नहीं होगा। तो दैट हैपेंड। हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता सर? रखना चाहिए ना, वो एक्चुअली होता ही है। जो मैंने पहले बोला कि एक्टर भी हमें भेजते हैं कि एक्टर आने वाले हैं, वो सीन बना दिया, ड्रीम सीक्वेंस आ गया, ऐसे आ जाते हैं कहानी में। तो फिर ड्रीम सीक्वेंस में तो ज़रूरत होगी, ड्रीम सीक्वेंस में तो बुला लिया। इंस्टेंट कास्टिंग, सेम डे कास्टिंग होती है। अच्छा, इस तरीके तो से? हाँ, इस तरीके से भी होती है। तो तब फीमेल एक्टर को भी नहीं पता होता है, जब मुझे नहीं पता था कि कौन मेरे सामने परफॉर्म करने वाला है। में क्या किसी को भी उठा करके ले आते हैं? किसी को भी नहीं, वो एक्टर ही होते हैं। बट ऐसे कि जैसे 4 दिन की स्टोरी है, आज 3रा दिन है, आज हम लोग शूट पे, आज मॉर्निंग में पता चला कि एक और सीन ऐड हुआ है। अब सबको आज हम लोग को मॉर्निंग में पता चला, उन लोग को ने कल डिसाइड कर लिया था। वो कल से टीम शुरू है ऐसा ढूंढना। मतलब डायरेक्टर एकदम से चेंज कर देता है और आर्टिस्ट को पता नहीं चलता। तो क्या आप कभी कहते हो कि नहीं नहीं इस सीन को हटाओ क्योंकि आपने मेरे को नहीं बताया चेंज नहीं किया था, चेंज या ऐड किया? ऐड किया। ओके, चलिए हम इन सीन से आगे बढ़ते हैं, हम सैलरी पे जाते हैं। सैलरी क्या रहती है? एक पैसा कितना मिलता है शुरुआत में, या एक एक्सपीरियंस के बाद ज़्यादा हो जाता है, मेल्स को ज़्यादा मिलता है या फीमेल्स को कम मिलता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, फीमेल को ज़्यादा मिलते हैं,
शुरुआत उनको 10,000 से होती है, 15,000, फिर 20, 25, 30, 40 भी, और 50,000 भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नेम और आपकी सक्सेस, आपने कितनी स्टोरीज, वेब सीरीज़ सक्सेसफुल वेब सीरीज़ की है और कितने प्लेटफॉर्म्स के साथ की है, कितने सालों से हो इंडस्ट्री में। एक्सपीरियंस बढ़ता है तो पैसा भी बढ़ता है, या और मेल्स के बट साथ अभी नहीं बढ़ रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। But कमाई तो अभी अच्छी हो सब रही है। जगह पे रुक, मतलब पता नहीं, जो था उससे भी कम हो रहा है। तो मैंने तो अभी 3 साल से मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया मैं है। अभी एक मैं डेटा देख रहा था, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसे एडल्ट इंडस्ट्री को चला रहे हैं या उनमें काम कर रहे हैं, उनका पैसा अच्छा खासा बढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन रेट लगातार हाई है, उनका रेवेन्यू मॉडल तेज़ी से बढ़ रहा है, इवन देश में लगातार व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन फिर आर्टिस्ट को पैसा कम क्यों? अब दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन फॉर अस। हम भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसीलिए शायद मैंने 3 साल से कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है कि बजट का भी, बजट तो चलो ठीक है, मुझे ऐसे, मैं स्टोरी के लिए काम करती हूँ सबसे पहले, मेरे लिए बजट लास्ट में होता है। ये मूवीज़ लो बजट की रहती हैं या हाई बजट की रहती हैं? लो बजट की होती है और हाई बजट की अच्छे प्लेटफॉर्म्स की, इट्स डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पे है। तो अर्निंग्स अर्निंग्स भी ऐसे ही, प्लेटफॉर्म्स चेंज, अर्निंग्स चेंज। जैसे मस्तराम मैंने किया था, मस्तराम MX प्लेयर के लिए था। हाँ, उसकी मेमोरीज बहुत अच्छी थी, उसमें भी उसमें फॉरेनर्स ही आए थे इंटीमेट सीन्स डायरेक्ट करने के लिए, और यहाँ के भी डायरेक्टर थे, लेकिन ऐसे कैमरा टीम भी थी, तो वो तो बहुत अच्छा, वो वर्ल्ड में टॉप 10 में से एक सीरीज़ थी। मस्तराम। 1 साल चला था वो, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वर्ल्ड की सबसे या टॉप 10 आई थिंक 2019 में। तो जैसे हमने कहा कि एक्टर कई बार ऑन हो सकता है या इस तरह का, तो उस समय किसी तरह की प्रिकॉशन ली जाती है क्या, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? ऐसी कोई इंसिडेंट आपके शूट के टाइम पे ऐसा कुछ होता है? नहीं, अच्छा। मतलब ये होना तो नहीं चाहिए, हाँ। दैट्स रॉन्ग ना। Right. ये चीज़ हो सकती है और ये हुआ भी है, जैसे ये मेरे साथ ही हुआ है। जैसे डायरेक्टर ने बोला, ये उल्लू की एक सीरीज़ थी दुनाली, उसके टाइम पे हुआ था। तो हम जब एक्टर पूरे उसमें होते हैं, सीन्स में होते हैं, तो मैं पूरे सीन में थी और मुझे डायरेक्टर की आवाज़ आई ही नहीं कि कट हो गया है, हम स्मूच कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो स्मूच चल रहा था। फिर वो एक्टर अच्छा था, वो लड़का इतना अच्छा था, उन्होंने मुझे बोला कट हो गया है, एंड आई गॉट एम्बेरस्ड, ओ माय गॉड, कि मैंने सुना नहीं कि कट हो गया ऐसा। तो ये हुआ था। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हाँ, है। ऐसा होता है। और सेफ्टी, और मतलब सेफ्टी तो क्या है, मतलब ऐसे सीन्स में ये सीन अच्छे से निकले, उसके लिए हम आर्टिस्ट को अच्छा अच्छा फील करवाया जाता है, हमें अच्छे मूड में रखते हैं। कंसेंट भी शूट करते हैं? हाँ, वो तो स्टोरी से पहले ही, क्या रहता है वो जब प्रोसेस? भी स्टोरी हमारे पास आई, हमें पता है कि ये बोल्ड है, तो वो प्रोडक्शन की ओर से ही आ जाता है कि आप एक वीडियो बाइट दे दीजिए, या तो हम जिस दिन जाते हैं फ्लोर पे तो फर्स्ट डे ही वीडियो बाइट ली जाती है। पूरा प्रोडक्शन का नाम लेना है, जो सीरीज़ है उसका भी नाम लेना है, तुम जो कैरेक्टर कर रहे हो उसका नाम लेना है, और बोलना है कि मैं मैं उल्लू के लिए जूली सीरीज़ कर रही हूँ, मैं जूली कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और मैंने जितने भी बोल्ड सीन्स इसमें दिए हैं वो मेरी मर्ज़ी से दिए हैं, और मुझे इसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, और ये मेरे पूरे होश व हवास में मैंने सारे सीन्स दिए हैं। तो ये लड़का लड़की दोनों को। ओके, दोनों को ही करना पड़ता है। Yes. ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप लोग जब ये शूट करते हैं तो सेट पे जो डायरेक्टर्स या एक्टर्स होते हैं, कई बार ये होता है कि ऐसी फिल्मों में हम देखते हैं कि किसी तरह का ऑफ़र भी होता है, क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं? ऑफ़र मतलब इन द सेंस कि जब ऐसे रोल ऑफ़र किए जाते हैं तो दूसरी तरह की भी डिमांड की जाती है, ऐसा कुछ होता है? कास्टिंग काउच? यस। नो, ये बेस्ट है ये इंडस्ट्री के लिए। मतलब मेरे पूरी, ये समझ लीजिए मैं 6 साल से इंडस्ट्री में हूँ, जस्ट इंडस्ट्री में, और 4 साल से बोल्ड इंडस्ट्री में हूँ। कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं आया है, कभी भी नहीं। अच्छा, नो, किसी तरीके की कोई नहीं? नो, दैट्स रॉन्ग ना। ऑब्वियसली, बट मोस्टली जो बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस रही हैं या टीवी इंडस्ट्री में, वो इन चीज़ों को क्लेम करती रही हैं कि उन्होंने ये चीज़ें फेस की हैं। तो इसलिए क्या इस इंडस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं है? नहीं, इस इंडस्ट्री में क्लीन है।
क्लियर है, जो करना है वो कैमरा के सामने ही करना है, वो तो क्लियर है उन लोग का, बस ख़त्म। और इसमें पेमेंट भी बहुत ही अच्छा है कि या तो सेम डे पेमेंट हो जाएगी या तो लास्ट डे, जैसे 5 दिन का शूट है, लास्ट डे पेमेंट कर दिया। और अगर मैं तो कभी कभी ऐसे भी बोल देती हूँ, हमें भरोसा नहीं होता ना कभी कि ये प्रोडक्शन, तो क्योंकि ये कैसे है कि छोटे बजट में शुरू कर देते हैं, नए प्रोडक्शंस होते हैं, तो हमें नहीं पता उन लोग कहाँ जाएगा कैसे, तो हम तो एडवांस में भी पैसे ले लेते हैं। जब भी साइन करते हो तुम्हें साइनिंग अमाउंट 5,000 10,000 अकॉर्डिंग टू तुम्हारा बजट जो भी होगा उतना मिलेगा। नई लड़कियां जो होती हैं, जैसे हम एक डायरेक्टर का हमने किया था तो उन्होंने बताया था कि नई एक्ट्रेसेस जो होती हैं उनके पे ज़्यादा होती है। क्या ये सच है कि नए चेहरों को लाने के लिए हाँ, ओके। क्योंकि उन्होंने कभी बोल्ड किया ही नहीं है ना, अभी नई चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा रहती है, लाइक दैट। इट इज़ लाइक जिसने कभी बोल्ड किया ही नहीं है, आज तक मैंने टीवी सीरियल की है, अब मैं उसमें से तुरंत बोल्ड में जाऊंगी। किसी ने मुझे ऐसे कपड़ों में या फिर ऐसे अवतार में देखा ही नहीं है जिस अवतार में वेब सीरीज़ में दिखाते हैं, तो ऑफकोर्स लोग देखेंगे ना, क्योंकि आज तक तो तुमको किसी ने नॉर्मली देखा है, अब तुम एकदम बन के मस्त आ रहे हो और वेब सीरीज़ में जैसे दिखाया जाता है, तो ऑफकोर्स तुम तो नोट होने ही वाले हो, फेम सब कुछ मिलेगा। तो एक समय जाने के बाद फिर क्या ये नेम फेम जा नहीं सकता? अगर नए लोग आ जाएंगे, एक्सपीरियंस लोगों को फिर हायर नहीं किया जाएगा फिर? नहीं, ऐसा तो आई डोंट, मतलब देखो, जैसे मुझे अभी कोई भी कास्ट करेगा तो उन लोग को पता है कि मैं कैसे टाइप की स्टोरी करती हूँ, तो हर तरीके के एक्टर्स हैं ना, मैं कितनी स्टोरी नहीं करती हूँ तो वैसी स्टोरी कोई और एक्टर कर लेगा। तो नए नए लोगों को ऐसे, नए लोग ना कोई भी स्टोरी कर लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी स्टोरी है किसके साथ। अब सीन तो इंटीमेट ही सीन करने हैं तो कर लेंगे, स्टोरी तुम जो भी बना के दे दो, उनको वो नहीं है पता कि कौन सी स्टोरी सिलेक्शन भी एक मुद्दा है, वो भी एक अच्छा, क्या तुम्हारा फ्यूचर ऐसे फिर डिसाइड होगा या नहीं भी होगा, तो भी तुम्हें जब समझ आ जाए कि भाई तुम्हें ऐसी स्टोरी नहीं करनी चाहिए तो तुम मत करो ऐसा। स्टोरी सिलेक्शन इज़ मेन पार्ट। क्या मतलब समझ में थोड़ा बताएंगे कि क्यों प्रॉब्लम होती है कि ये स्टोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं मतलब मैं ये बोल रही हूँ, जो देवर भाभी और ऐसी ऐसी स्टोरीज भी आती है ना market अच्छा, में, हाँ, तो ओके वैसी स्टोरीज के लिए नए लोगों को कास्ट कर लेते हैं। ओके। आप लोग इस नहीं, मैं तो नहीं करूँगी, उनको सबको पता है, और क्योंकि हम खुद को पता है ना कि दैट्स रॉन्ग, तो हम क्यों करेंगे वो। तो ये जो बहू ससुर, हाँ ओके, हाँ, इसी टाइप की स्टोरी तो नए लोग कर लेते हैं ये वाली स्टोरीज। आप लोग मना करते हैं इसके लिए? हाँ। वजह क्या है इसको मना करने की? क्योंकि इट्स नॉट राइट। क्या हम समाज में ऐसे रहेंगे? हाँ, अनलेस एंड अनटिल अगर स्टोरी रियल है। मेथड एक्टिंग जो संजू मूवी में रणवीर सर ने किया था परफॉर्मेंस, वो सब कुछ उन्होंने मतलब उनकी जो रियल लाइफ थी वैसा ही किया था। तो मेथड एक्टिंग, किसी की रियल स्टोरी उठा के कर रहे हो तो तुम्हें करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम मतलब मेथड एक्टिंग में जा रहे हो तो। बट यस, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती बना के। क्यों? मैं ऐसे लगता है माइंडसेट, ये माइंडसेट इसीलिए आप समझ लीजिए, खुद ही के कजिन्स के साथ शादी वादी करके आज हम समाज में ऐसे रहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं रहते। तो ऑफ कोर्स ऐसे दिखाएंगे भी क्यों? मतलब आप ये मानती हैं कि भाभी देवर बहू ससुर वाले जो रिश्तों को लगातार देख कर की जो मूवीज बनाई जा रही हैं उनको दिखाने, तो वो आप गलत मानती हैं? मतलब हाँ, रिश्तों को और बदनाम किया जा दिखाना रहा भी है? नहीं चाहिए, आई फील। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, हाँ तुम्हारी स्टोरी रियल है, जो मैंने बोला मेथड वाली जो स्टोरी है रियल स्टोरी है, उसे तुम लाओ ना, नो प्रॉब्लम। बट तुम नो, ये तो नहीं। लेकिन ऐसी फिल्मों में बनी बनाई तो नहीं कर ऐसी सकते। फिल्मों में तो कहानी से ज़्यादा इन सीन्स की डिमांड है। सीन्स के लिए तो वो मैंने वही बोला ना, तो जो लोग सिर्फ सीन्स के लिए आना चाहते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ सीन्स करने, वो ऐसी कहानी कर सकते हैं, वो लाइफ लॉन्ग ऐसा काम कर सकते हैं ऐसा। अगर बट 50 जिसे हाँ, मतलब है, जिसे मतलब है फ्यूचर, अपने खुद के फ्यूचर का, और जो स्टोरी सिलेक्ट करता है, उसे तो ये सब चीज़ें देखनी ही चाहिए। अगर 50 मिनट का एपिसोड है तो उसमें ये सीन्स का ड्यूरेशन कितना रहता होगा? डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म्स। 1-2 मिनट से शुरू होता है, 1-2 मिनट वाले बेस्ट होते हैं। और जो वेब सीरीज़ मैंने बोला उल्लू है, फिर ओल्ड बालाजी है, इन सब में 3 से 5 मिनट। ओके। या
और ये हर एपिसोड में होता है कि कुछ ही एपिसोड्स में? हर एपिसोड्स में, मतलब 4 एपिसोड की सीरीज है, उसमें 3 में होगा या 2 में होगा, सारे एपिसोड में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट तो जो भी कहानी है तो कोई भी कहानी दिखाएगा ना कि कहानी कैसे जा रही है। शुरुआत में तो ये सब सीन्स नहीं आएंगे, तो वी ऑल आर वॉचिंग लाइक एज अ स्टोरी ना, कि ऐसे सीन्स तो आ रहे बट ये स्टोरी भी है। मतलब ये सीन्स के दम पे ही पूरी वेब सीरीज चल जाती है, ऐसा कहा जाए? मैं तो नहीं मानती हूँ ऐसा। रेलेवेंट बने रहने के लिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप 3 साल से आपने नहीं की है, तो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में रेलेवेंट बने रहना भी बहुत ज़रूरी है? और क्या करना चाहिए इसे? मतलब मेरे हिसाब, मैं अलग सोचती हूँ इस बारे में। मैं हूँ मार्केट में ऑलरेडी, मतलब सोशल मीडिया पे तो हूँ ही ऑलरेडी। तुम सोशल मीडिया, आजकल देखो ज़माना बदल गया है, तुम सोशल मीडिया पे हो, तुम टीवी कर रहे हो या तुम मूवी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स भी है, तो किसी ना किसी के पास जो चाहिए, सबके पास पैसा है, फेम है, नेम है, तो जो चाहिए वो कितने सारे प्लेटफॉर्म से, कितने सारे ज़रियों से मिल रहा है। तो इट्स नॉट दैट कि तुम एक ही जगह पे स्टिक रहोगे, एंड आई एम नॉट दैट पर्सन कि जो एक ही काम लाइफ लॉन्ग करती रहे। आई वॉन्ट सम चेंजेस इन माई लाइफ। तो या ऐसा नहीं है मैं वेब सीरीज़ तो कर ही रही हूँ, बट ऐसे कुछ खास लोगों के साथ, और जो स्पेशल स्टोरीज है या फिर मेरी चॉइस का काम, मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। 3 साल से आप काम नहीं कर रहे, हाँ। तो फिर आपकी अर्निंग्स, आपका घर, ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया है ही ऑलरेडी, इंस्टाग्राम है, एप्स होती है आजकल, तो हमारी खुद की भी ऐप होती है, उल्लू प्लेटफॉर्म है, उन्होंने खुद ही लाइव चालू किया है, लाइव स्ट्रीमिंग। मतलब जो उल्लू की सेलिब्रिटीज़ रह चुकी है, फीमेल सेलिब्रिटी, तो उन्हीं लोगों का लाइव होता है ऐसा, तो वो भी चल रहा है आजकल, लाइव सारी ऐप चल रही है, तो उन सब से इनकम है। निहल, एक एक्टर हैं जिन्होंने कहा था कि कई बार जो एक्ट्रेसेस मेरे सामने आती हैं, को स्टार्स जो होती हैं, उनका हाइजीन सही नहीं होता है, तो उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल होता था उन एक्ट्रेसेस के साथ शूट करने में। तो क्या एक्टर के साथ साथ एक्ट्रेसेस भी ऐसी होती हैं अनहाइजीनिक? और मतलब अभी मुझे मेरे बारे में पता है, किसी और का तो हम कैसे बता सकते हैं। हाँ, मैंने फीमेल्स के साथ काम किया है, वो अच्छे थे, उसमें से एक आध ऐसा था, बट फिर हम बोल देते थे, उसको बुरा भी ना लगे, वैसे साइड में जाके बोल दो कि थोड़ा ब्रश करके आ जाओ, परफ्यूम लगा के आ जाओ, ऐसे सबको बता के नहीं, उसको ही पर्सनली बोल दो, तुम्हें जिसके साथ है सीन, केयरलेस, तुम्हें पता है कि भाई इससे तुम्हें प्रॉब्लम आने वाला है, थोड़े जिसके साथ तुम सीन करते हो उसके साथ थोड़ी बातें तो करोगे, राइट, बॉन्डिंग के लिए या सीन डिस्कस करने के लिए, तो तभी पता चल जाता है, आसपास में बैठते हैं तभी। ओके। तो या तभी थोड़ा हिंट विंट दे देते हैं, बाकी पर रखना चाहिए सबको ये। अच्छा, ये वेब सीरीज करने के बाद, मूवीज़ करने के बाद, एपिसोड्स करने के बाद, जब आप कहीं निकलती हैं तो आपको कभी कोई आपका व्यूअर मिल जाता है, आपका कोई फैन मिलता है, तो उसके कैसे एक्सपीरियंस है, या आपको आज तक कभी सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला हो? बहुत अच्छे हैं, बेस्ट वाला मैं मतलब बेस्ट वाले भी हैं, बहुत अच्छे इन द सेंस जो भी पहचान लेते हैं। पहले तो मुझे छोटे जैसे पानी पूरी वाला है, रिक्शा वाले, फिर मॉल वाले, लोकल ट्रेन्स अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो उसमें, फिर बाटा के शोरूम में, फिर एयरपोर्ट पे भी नोट करने लगे। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है, तो तुम्हें खुद को समझ में आता है, ओके अभी जब भी कोई आ रहा है ना, मैं तो आंखें ही देखती हूँ लोगों की, कौन से कैसे, बस फोटो खींच के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका ये देखा, और जब भी जूली आई थी ना, तब तो डर के फ़ोटो खींच रहे थे। जूली, मेरा नाम भी नहीं पता था तब तो लोगों को, जूली है ना आप, जूली बहुत अच्छा था मैम आपका एक फ़ोटो। तो वो डर के फ़ोटो, क्योंकि जूली का कैरेक्टर था वो लड़के के साथ फिजिकल करने के बाद उसका मेन पार्ट काट देती है, तो वो बहुत ही ऐसी थी, साइकोटिक वाली सीरीज थी। तो जब भी फैंस आते थे तो वो भी डर के फ़ोटो खिंचाते थे, तो ऐसा था। फिर कभी कोई फ़ैन मिल गया तो वो कोई शॉप पे मिल गया, किराने विराने की दुकान में, तो मुझे पैसे नहीं देने देते हैं। अच्छा। हाँ। फिर एक बार मैं रात को ट्रैवल कर रही थी, नायगांव तक जाना था, तो वो लोकल ट्रेन में ही, क्योंकि टाइमिंग ये था, तो मैं ट्रेन में ही गई। तो
जहाँ पे ऐसे स्टेशन होता है ना जहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं, तो वहाँ पे कोई बंदा ना, कोई लड़का मुझे नोट कर रहा था कब से, मुझे पता था कि ओके, तो मुझे समझ में आ गया कि ओके, इसे पता चल गया कि मैं एक्टर हूँ। अभी वो मेरे पास आया, उसने फ़ोटो वोटो का किया, फिर उसने मुझे, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, उसने मुझे ये भी बोला कि ये एरिया जो है इट्स नॉट दैट सेफ़, तो आप जब तक आप कैसे जाने वाले हो, मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने बोला नो मुझे किसी के ड्रॉप की ऐसे नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है, मैंने कार बुक किया है तो वो आ ही रही होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब तक आप गाड़ी में नहीं बैठोगे मैं तब तक ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस एरिया में नहीं है सही। तो वो मेरे साथ तब तक रहा जब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठी। तो इट वॉज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। लड़कियां भी रहती है, जो मैंने बोला कि ऐप भी है मेरी, तो ऐप पे फैंस ही फ़ोन करते हैं हमें, तो ऐप पे कभी कभी तो ऐसा आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने डेयर दिया है उसके बॉयफ्रेंड को कि तुम नेहल वाडोलिया को कॉल करके दिखाओ, लाइक दैट। अच्छा, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं मैम, मैंने तो ऐसे ही कॉल किया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि डेयर दिया था तो कॉल किया था, थैंक यू मैम, बस ऐसे करके फ़ोन कर रख देते हैं। ऐसे अनकंफर्टेबल वाले कोई मोमेंट्स? नो अनकंफर्टेबल। एक बार नंबर मांग लिया था, बट वो इतना अनकंफर्ट, नंबर मांग लिया मतलब एक बार नंबर मांग लिया, तुम 2 बार ऐसे आंखों में आंखें डाल कर देख लो, तो तुम्हें बोलना नहीं पड़ता कि तुमने नंबर क्यों मांगा, वो समझ आ जाता है कि ओह सॉरी ऐसा। तो तुम जब भी फर्स्ट इंटरेक्ट करते हो ना किसी के भी साथ, तो तुम्हें उसे वो नज़रें देनी है कि तुम्हें वो आगे कुछ और ना पूछ पाए। मुंबई ने सिखा दिया आपको? हाँ, मुंबई ने बड़ा किया है। अच्छा, जैसे कि आप जामनगर से आती हैं, अब जब आप जामनगर जाती हैं तो लोगों के क्या रिएक्शंस रहते हैं? मैं बहुत कम जाती हूँ, अड़ोस पड़ोस तो मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, मैं उनके लिए मैं हीरोइन एक्टर कुछ भी, मैं नेहल ही हूँ, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले सब लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मैं बचपन में मेरे को ट्रीट करते थे। अभी भी हमारे यहाँ पे वाट का व्यवहार ऐसे गुजराती में बोलते हैं, मतलब एक दूसरे का खाना, घर का खाना देना, तो वो सब चलता है। मैं जाती हूँ मस्त, सबको, मेरे को भी सब लोग याद करते हैं, फ़ोन भी आते हैं, वीडियो कॉल कभी कभी किसी के, तो ऐसे मस्त है सबके साथ बॉन्डिंग। एडल्ट फिल्मों में जो शूटिंग और जो एक्सपीरियंसेस आपने काफ़ी कुछ बताया, आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए एज अ फीमेल आर्टिस्ट आप बोले तो? स्टोरीज में स्टोरीज और बेहतर हाँ, कर पूरा सकते हैं। स्टोरीज हो गई, शूटिंग एक्सपीरियंसेस हो गए, फैसिलिटीज़ हो गई, किन चीज़ों की कमी होती है, वैसे कुछ आप बताएं। यस, एक तो स्टोरी है, स्टोरी बेहतर ला सकते हैं, रियल स्टोरी भी ला सकते हैं। पेमेंट लड़कों का भी बढ़ाना चाहिए, लड़कियों का तो अभी चलो समझ लीजिए अभी वापस वो डाउन हो रहा है, 10-15 20,000 Per day। पर डे, बट 25-30-40 तक भी ले सकते हैं, जो नोन है उनको मिलता है उतना। ओके। पूरी वेब सीरीज में कितना दिन में लगभग शूट हो जाती होगी? डिपेंड्स, 4 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 8-10 दिन का भी होता है, मिनिमम 4 दिन। मिनिमम 4 दिन के अंदर पूरी एक वेब सीरीज कंप्लीट? हाँ, उसके सारे एपिसोड 4 एपिसोड ख़त्म कर देते हैं। तो 4 दिन में शूटिंग ख़त्म। ओके। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आप, क्योंकि ऐसी फिल्में मोस्टली बंगलोज़ में या ऐसी लोकेशन पे होती हैं, तो कभी कोई रहा है कि अलाउड नहीं और आप लोग शूट कर रहे हो और आपको हटना पड़ा हो, वहाँ से जाना पड़ा हो? नहीं, नेवर परमिशन के साथ ही शूट करते हैं ना प्रोडक्शन वाले, मतलब बहुत ही ये सब मामलों में स्ट्रिक्ट है। अच्छा। एक्टर्स तक कुछ नहीं आता ये सब, अच्छा, मुझ तक तो नहीं आया है। ओके। क्योंकि एक डायरेक्टर आए थे तो उन्होंने बताया था कि आजकल यूट्यूब के पे बहुत सारी फिल्में एडल्ट के नाम पर पॉर्न शूट हो रहा है। ओह माय गॉड। तो उन्होंने कहा, हाँ, वो सब तो हो रहा होगा, तो उसके लिए आना भी तो चाहिए ना पुलिस, दैट्स रॉन्ग। जो हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है वो शूट भी नहीं होना चाहिए। सो यस, बट नहीं, मैंने तो आज तक जो किया है काम, दैट्स वेरी नॉर्मल, एंड जो अलाउड है उतना किया है। आपको ऑफर्स कभी हुए है? हाँ, बहुत बार हुए, क्यों नहीं होंगे। अच्छा। या बट मतलब फ़ोन ही कट कर देते हैं, ऐसे लोगों को जवाब ही नहीं देते हैं। तो क्या पैसे भी अच्छे खासे पे करने की बात करते हैं कैसे? पैसे तक तो बात ही नहीं आती। पैसे मैंने बोला ना, पैसे मैं लास्ट में पूछती हूँ, पहले स्टोरी और कौन से एक्टर है मेरे साथ काम करने वाले। अगर वो हमारी फील्ड से नहीं है तो मैं उनके साथ काम भी नहीं करूँगी। अच्छा। हाँ, तो वो बताते हैं, मतलब डायरेक्टर और सब पूरी टीम, उनकी पूरी टीम ही अलग होती है? यस,
जैसे कोई भी एक्टर हमारे साथ जो भी मतलब टच वाले सीन्स आने वाले, इंटीमेट सीन कोई भी करने वाला है, मैं उसका नाम ही सर्च कर लेती हूँ कि उसका नाम मतलब डाल के देख लो कि उसने क्या क्या किया है, ख़त्म, समझ आ जाएगा। फिर आई विल डिसाइड ना कि आई वांट टू वर्क विथ हिम और हर और नॉट। शेक्सपियर्स के साथ आपने काम किया? नो नो नो, आई डोंट वांट टू टॉक, आई एम सॉरी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बट वो हमारी मतलब वो अलग अलग हमारी फील्ड है ना, तो यस आई कांट वर्क विथ हिम। अच्छा, कभी नाम सुन के ही नहीं मना कर दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ही। और कर ही देंगे कोई भी, मतलब फ्यूचर मैं तो नहीं करूँगी, चाहे वो Offer हुई लड़की थी के कभी साथ कोई भी फिल्म? काम करना हो या लड़के के साथ हो। ऑफर हुई थी कोई फिल्म? हाँ, बट सबको पता है मैं नहीं करती हूँ, तो फिर कोई जब भी ऑफर होती है ना तभी तुम ऐसे बोल ही दो तरीके से ताकि दूसरी बार कॉल ही ना आए। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स, शादी को लेकर या Oh अपने my God. करियर को लेकर, दोनों चीज़ें हैं? नो शादी और अबाउट करियर, बस काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है। अभी तो मैं योगा भी कर रही हूँ, तो यस दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट जो मेरा छूट गया था वो सर की वजह से, बट अभी मैंने शुरू किया है। ओके। तो आई एम डूइंग दैट। एंड अबाउट फ्यूचर तो मैं यही बोलूँगी कि मैं अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट भी नहीं बताती हूँ, और फ्यूचर हम नहीं सोचे तो ये अच्छी बात है। हम फ्यूचर बनाते हैं, भगवान उस पर हंसते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमने सोचा है वो तो होगा नहीं, चेंज ही होने वाला है कुछ, तो जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट, लिव इन प्रेजेंट। बॉलीवुड में जाना चाहेंगी कभी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सभी एक्टर्स का फाइनल डेस्टिनेशन वही है। आपकी आई रोल एम गिविंग मॉडल? ऑडिशंस। रोल मॉडल? प्रियंका चोपड़ा, राधिका आप्टे, वही वाले जोन वाले एक्टर्स सारे। और हीरोज में कौन actor पसंद है। है आपको? ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन से तो मुझे ऐसा हो रहा है। एक्चुअली मैंने बचपन से अभी तक हीरो एज अ हीरो सलमान सर को ही देखा है। यहाँ आने के बाद पता चला एक्टिंग ये सब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान सर, पंकज सर, मनोज सर, राधिका आप्टे, सयानी, तो ये कैटेगरी वाले मुझे सब बहुत पसंद है। अच्छा, ये जानना चाह रहे कि जैसे कि आपने पहले बॉलीवुड और हिंदी वेब सीरीज़ जो उसमें काम किया था, टीवी शोज़ में काम किया, इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद क्या उस इंडस्ट्री का नज़रिया या ट्रीटमेंट आपके लिए चेंज हुआ है या वैसे ही है? या आप जब जाती हैं कि मैंने उल्लू के लिए किया है, ऑल्ट बालाजी के लिए किया, तो उनका किस तरह का रहता है? क्या उसी तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है? या सामने से ऑडिशंस आते हैं, इट्स नॉट अबाउट ट्रीटमेंट, मतलब उन लोग के लिए तो ये है ही नहीं। देखो कोई भी इंडस्ट्री के लिए इंसान मायने रखता है। आप कहाँ, सन्नी लियोनी को काम ही नहीं मिलता अगर ये चीज़ होती, मायने रखती, और अगर ये बात भी होती तो। बट सन्नी लियोनी को काम मिला है कैसे? बिग बॉस में। ऑफ कोर्स उन्होंने वो इंडस्ट्री छोड़ी थी, उसके बाद वो बिग बॉस में आए हैं। इट्स नॉट दैट कि वो पॉर्न इंडस्ट्री भी कर रहे हैं और वो इस इंडस्ट्री में भी आए हैं, वो दोनों साथ नहीं कर रहे थे। आई थिंक मेरा तो यही, मतलब आप लोग भी मुझे क्लियर बता, इफ़ आई एम रॉन्ग देन आप लोग बता सकते हो मुझे। तो यस, ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। एक थोड़ा सा, मैं हो सकता है वो कड़वा लगे, क्या आपको लगता है कि आप अभी जो एडल्ट मूवी कर रही हैं और एक जो नॉर्मल बॉलीवुड में जो इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या आपको भी वही रेस्पेक्ट मिल सकती है जैसे कि उन लोगों को मिल रही है? शाहरुख सर और शक्ति कपूर, मैंने इन दोनों के मुझसे भी ज़्यादा एक्सट्रीम बोल्ड सीन्स देखे हैं, अभी भी मेरे फ़ोन में हैं। क्या उनको एक्सेप्ट किया लोगों ने? बिल्कुल किया। तो मुझे भी करेंगे। ये ऐसा आपको विश्वास है? यस यस यस, बिल्कुल। आपको लगता है कि और इट्स नॉट अबाउट मेल, फीमेल्स भी ऐसी रही है ना हमारी, परवीन भाभी जी, बहुत सारे हैं, मंदाकिनी, तो उन सब ने भी तो सीन्स किमी दिया काटकर। है। हाँ, और राधिका आप्टे ने भी, पार्श्ड मूवी, आई थिंक वो थिएटर रिलीज नहीं था, बट पार्श्ड मूवी भी आया था। राइट। तो यस, आई थिंक आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन कि भाई मुझसे ही शुरुआत होगी तो मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या एक्सेप्ट होंगी या नहीं होंगी, ये आना चाहिए। Right. हाँ, अभी तक हमने मतलब और बहुत सारा काम करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ रहा है। नेहल, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप एडल्ट फिल्में शूट कर रही थी, तो शूट पर किस तरह का जो ऐसे सीन्स होते हैं वो किस तरह से फिल्म शूट किए जाते हैं? लाइक कि
प्रिकॉशंस कैसा ध्यान में रखा जाता है? जो सीन्स फिल्माए जाते हैं वो ओरिजिनल सीन्स होते हैं या उसमें चीटिंग होती है किसी तरीके की? बहुत सारी चीटिंग ऑफ कोर्स सीन्स किस ओरिजिनल तरह नहीं के होंगे। कौन से सीन्स चीट होते हैं, अगर आप कुछ बता पाए तो? जैसे हम्पिंग सीन्स होते हैं। अगर मुझे एक तो सबसे पहली बात कि ऐसे सीन्स के ना रिहर्सल्स नहीं होते हैं, बिल्कुल। ये सिर्फ वन टेक होते हैं। और स्मूच का स्पेशली मैं बोल रही हूँ, स्मूच अगर कर रहे हैं तो वो वन टेक ही होगी। अगर यहाँ वहाँ टच करने की कुछ रह गया है कुछ चीज़ें तो वो दूसरी बार कर सकते हैं, बट वो सिर्फ टच का ही हो सकता है, स्मूच दूसरी बार नहीं हो सकती है। तो ये है। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? इसी का हाँ, मुझे मेरा और क्वेश्चन जवाब ये था देना है। कि चीट किए जाते हैं कैसे? हाँ, हाँ। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ लड़की ऐसे जंप कर रही हूँ मैं, नीचे कोई नहीं, नीचे सिर्फ पिलो रखा है, अच्छा। ऐसा। और मतलब दोनों के पाँव के शॉट ले लिए, हाथ के शॉट ले लिए, कमर के ले लिए, बॉडी पार्ट्स के ले लिए अलग अलग, वैसा। साथ मास्टर्स में एक हो जाएगा। और क्लोज में भी जो स्मूच के सीन्स है वो तो करने ही होंगे, बट जो मैंने बोला वन टेक ही होंगे सारे सीन्स। जी जी जी। Yeah. तो चीटिंग शॉट्स जो है वो जब सेक्स सीन्स शूट करते हैं उस समय जो पोजीशंस होती है वो चीट की जाती है। पोजीशंस चीट हो जाती है। और जो दिखाया, एक तो चद्दर होती है हमारे ऊपर, या तो कोई भी कपड़ा होगा तो दुपट्टा होगा, ऐसा। हाँ, ये भी है। मेल को ना पैंटी पहनाई जाती है, एक अलग सी पैंटी, जिससे ऐसा लगे कि उनका पार्ट थोड़ा ऐसा हो गया या कुछ भी हो गया है, ऐसा। हाँ। वो अलग ऐसी पैंटी होती है कि ऐसा लगे कि ओ माय गॉड समथिंग इज देयर, इट्स नॉट देयर, ऐसा होता है। ऐसी पैंटी भी पहनाई जाती है लड़कों को। और लड़की कभी भी लड़के के यहाँ नहीं बैठ सकती है। अच्छा। इफ़ यू आर सिटिंग देन इट्स योर, मैंने जो आपने जो बोला ना कि इंटेंशन वाले, वो वाली कैटेगरी, और उन सब में आते हैं वो सारे लोग। अगर जो सच में सिर्फ इंटीमेट सीन्स और इंटीमेट सीरीज़ कर रहे हैं नॉर्मल मेरे तरीके से जो मैं करती हूँ, तो उसमें बस यहाँ पे तो बैठना नहीं है, थाइस पे बैठ जाओ, पेट पे बैठ जाओ, हाइट के अकॉर्डिंग होता है दोनों की, तो वो चीटिंग करते हैं। फिर स्मूच कर दिया। अभी चलो भले ही लोगों को लगता है स्मूच बड़ी हो रही है, बट ना अगर जब ये कैमरा आया तभी समझ में आया ना कि यहाँ स्मूच हो रही है। ये दोनों के लिप्स से समझ लीजिए ये हो रहा है, अब ना यहाँ आ जाते हैं। फिर कैमरा तो दूर है ना, कैमरा को लगेगा कि अभी भी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो जस्ट क्लोज आया तभी वहाँ पे किया, फिर यहाँ चले जाते हैं। तो कभी कभी तो यहाँ स्पिट होती है ऐसा। तो इट्स लाइक दैट। और ये सीन्स करने में ना इतनी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे बॉडी में ग्रीन और अलग अलग ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि ये रियल तो है नहीं। तुम रियल सेक्स करोगे तो तुम बहुत कंफर्टेबल हो, तुम ये रियल नहीं कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इट विल गोना बी अनकंफर्टेबल। मैं जैसे बैठी हूँ, अब जो पोजीशंस में कैमरा में अच्छा दिख रहा है, इट डजंट मीन कि मैं वैसे बैठूंगी, मतलब मुझे भी यहाँ पे ऐसे कैमरा में जो एंगल में अच्छा दिख रहा है ना, मुझे वैसा बैठना पड़ेगा, भले ही मेरे लिए वो पोजीशन बहुत अनकंफर्टेबल है। वो ऐसे ऐसे कुछ होगा तो मुझे पता है कि मेरे पाँव में कुछ लगने वाला है नीचे, बट वो जितनी सेकंड के लिए चलेगा उतनी सेकंड तो मुझे वो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लड़का तो मुझे यहाँ टच वच नहीं कर सकता ना, ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। चीटिंग्स तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना किसी को आना चाहिए ऐसे शूट पे सीन्स और सब कुछ देखने के लिए कि कैसे सीन्स होते हैं ऐसे शूट, तभी पता चलेगा। पसीने निकल जाते हैं। अरे एक चीज़ देखते हैं हम इस तरह में सेम जेंडर का भी काफ़ी दिखाया जाता है, लड़कों का, लड़कियों का, उसको आप कैसे देखते हो और क्या आप उस तरह के सीन करने में कंफर्टेबल रहे कभी? यस, प्यार तो प्यार है ना, चाहे लड़की लड़के से हो, लड़की लड़का, लड़की लड़की, इट्स ओके। तो आपने शूट किए हैं ऐसे? या ओके, क्या बताएंगे कौन सी वेब सीरीज थी और कोई ऐसा कुछ हुआ था कि लड़की लड़की वाला था। मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल ही होता है, मैंने खुद ही नॉर्मल ही लिया था वो सीन्स और सब चीज़ों को। जैसे लड़के को स्मूच करना है वैसे लड़की के साथ ना लड़की ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो लड़की है, अभी लड़का है तो मुझे पता है कि मुझे इसको यहाँ टच नहीं करना है, वहाँ नहीं करना है। लड़की है तो मुझे तो पता है ना, मैं खुद ही लड़की हूँ कि मैं अपना कहाँ टच करूँगी तो कंफर्टेबल है, तो उसको भी सेम ही रहेगा और सामने वाले को भी नहीं प्रॉब्लम आती है। वो इजी रहता है। नेल, आप एज ए इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर भी करते हैं,
तो वो जॉब प्रोफाइल थोड़ा बताइए कि क्या रोल होता है, क्यों ज़रूरी है वो सेट पर, क्या है, किस तरह का आपको प्रोफाइल वो? सेट पे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का होना इसलिए ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात लड़की में जो मैंने बोला कंफर्ट वो लाएगी सबसे पहले, कि वो स्टोरी को स्टोरी की तरह देखेगी, काम को काम की तरह देखेगी, और वो सीन करने जा रही है वो ऐसे नहीं देखेगी। मैं उसको काम की तरीके से देखूंगी, मुझे पता है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसको ऑडियंस की तरफ से क्या आना चाहिए, तो मुझे उसको क्या बना के देना है। तो एक तो चैलेंज होता है कि हमें सीन डिज़ाइन करना है, उसमें हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी है। चाहे हमने पास्ट में हमने कोई भी चीज़ें, कोई भी सीन, कोई मूवी कुछ देखा है, उस पर तुम सोच के बना लो, बट तुम्हारा जो है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। तो एक तो डिज़ाइन करो, दैट इज़ द चैलेंज। डिज़ाइन सीन्स कर लिया, अभी तुम सेट पे गए तो फीमेल और मेल दोनों ही एक्टर तुम्हें कॉमनली मतलब सही दोनों ही सेम वे से एक्सेप्ट करने चाहिए। ऐसा कि मैं एज एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर जा रही हूँ तो वो मुझे सीरियसली लेने चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि डायरेक्टर ने वो काम किया, क्योंकि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का काम ना पूरे दिन का नहीं होता है। अगर 12 घंटे की शिफ्ट है या 14 घंटे की शिफ्ट है तो मुझे 4 या 5 घंटे के लिए बुलाया जाता है। ओके। जब ये सीन शूट करना है उससे 2-3 घंटे पहले, क्योंकि मैं तो पूरा अपना डिसाइड करके आई हूँ। मेरे पास रेफरेंसेस भी होते हैं, चार्ट में भी ले जा सकती हूँ, मतलब ऐसे ड्राइंग में भी दिखा सकती हूँ और मोबाइल में भी दिखा सकती हूँ वीडियो के जैसे। अच्छा, मैं आपने ऑकवर्ड मोमेंट, अनकंफर्टेबल मोमेंट में ना, मुझे फ़नी मोमेंट जानना है। क्या कभी कोई फ़नी हुआ था कि आप लोग सीन कर रहे हो और आपकी हंसी छूटी जा रही हो? नहीं, हाँ? नहीं, मैं तो बहुत सीरियस रहती हूँ। अच्छा, Yeah. तैसे कोई? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। एक बार किसी बलून फूट गए थे सारे, तो सब लोग हंसने लगे थे। कोई बलून, एक लड़की को पूरे बलून पहन के आना था। क्या सीन था जरा बताएंगे? मतलब वो सीन में ऐसा था कि उसको बलून किसी को ऐसे ऐसे करके फोड़ने थे, तो उसके बलून ही फूट गए थे। अच्छा, बॉडी पार्ट पे बलून? पूरे बॉडी में कवर्ड किया था, बट या इट वाज नॉट दैट फनी। ओके नेल, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जब राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था और ऐसे बहुत सारे सरकार ने कदम उठाए थे, तो उस समय इंडस्ट्री का आपका माहौल कैसा था? काम मिल रहा था? लोग डरे हुए थे? थोड़ा बता पाएँ उस वक्त के बारे में। तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं 4 महीने के बेड रेस्ट पे थी। लेकिन जब भी मैं मुंबई आई तो मुझे भी कॉल आया था, क्योंकि मैंने उनकी प्लेटफॉर्म में 2 सीरीज़ की थी। तो मतलब लोगों का माहौल ऐसा था कि वो इस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में, वो हवा तब बन गया था। एलिगेशंस उन पे लगे थे, वो रॉन्ग शायद प्रूफ हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, बट वो रॉन्ग ही एलिगेशंस थे मेरी ओर से। तो क्योंकि मैंने जो बोला कि हम लिख के कि मैं ये सीन्स अपनी मर्जी से कर रही हूँ, क्या सीन्स में आएगा वो मुझे पता है। मेरे साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ था ऑन द सेट, और जिस कैटेगरी में लोग और दुनिया उसे देख रहे हैं वो कैटेगरी में मैं उसे नहीं मानती हूँ। तो आपको फ़ोन आया था, तो किसका फ़ोन आया था? मुझे पुलिस का ही फ़ोन आया था। मराठी में कुछ बोला, मुझे मराठी नहीं आती, हिंदी में बात कीजिए। तो बोले कि आप राज कुंद्रा के साथ जो आपका प्रोजेक्ट आया है उसमें आपका नाम है, तो आप मुझे बताइए कि आपने अपनी मर्ज़ी से किया था? तो मैंने बोला हाँ मैम, मुझसे लिखवाया गया था और मुझे पता है मैंने अपने विल से किया है, और जो जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं वो चीज़ नहीं हुई है। तो प्लीज़ आप मतलब ऐसे मत सोचिए, और मैंने अपनी मर्ज़ी से ही किया था। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया, लेकिन मैंने उसके बाद से वैसे कोई भी प्रोजेक्ट में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो अगर एक्सट्रीम बोल्ड था, उस पर एलिगेशंस लगे, प्रूफ हो ना हो फ्यूचर की बात है। मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी के हस्बैंड थे, तो वो तो रॉन्ग कर ही नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगा तो मैंने भी कर लिया वो प्रोजेक्ट, और उसमें रॉन्ग था भी नहीं जिस कैटेगरी में दिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है अगर वो पॉर्न कैटेगरी में था, है ना, तो हमारा वजाइना पार्ट तो दिखाया नहीं था। अगर वजाइना नहीं दिखी है तो उसके बिना तुम उस कैटेगरी को पॉर्न में क्यों डाल रहे हो और कैसे डाल रहे हो? ओके। अगर तुम न्यूड की सीन्स की बात कर रहे हो तो न्यूड तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी हुए हैं। तो इट्स मतलब मैं बता रही हूँ ना कि कैटेगरीज लोगों ने बनाई हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट रूल के खिलाफ है वो कैटेगरी में तुम मत जाओ। तो वो तो सिंपल सा रूल है, वो कॉमन इंसान को भी पता है। मतलब उस फ़ोन कॉल के बाद आप कोई? नहीं, अच्छा। वो फ़ोन कॉल के बाद मैंने ही खुद ही वो प्रोजेक्ट्स करने बंद कर दिए थे ऐसे, और ज़रूरत भी नहीं थी
ओके नेहल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी इनसाइड डिटेल्स बताने के लिए। एक्चुअली थैंक्स टू यू, दिस इज़ टोटली अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और मेरे ज़रिए अगर 4 लोगों को पता चल रही है चीज़ें कि ऐसे ऐसे होता है, तो यस मतलब ये सक्सेस है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।